हेलो एवरीवन। आप आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम हिस्ट्री को देखेंगे। एंशंट और मिडिवल इंडिया की जो हिस्ट्री है इन सब का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एंशंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हैंड रिटन नोट्स हैं ताकि इजी टू लर्न हो सके। और जब आप इन्हें देखेंगे तो बहुत मतलब शॉर्ट में लिखे हुए हैं ताकि बहुत आसानी से ये याद हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो जब आप हिस्ट्री के बारे में सुनते हो तो सबसे पहला थिंग जो आपके माइंड में आता है वो यही है कि हिस्ट्री क्या हो सकती है। और जब हम इसको और पढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि हिस्ट्री को बोरिंग ना बनाया जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में निमोनिक्स के थ्रू हम इस सबको याद करने की कोशिश करेंगे। तो हिस्ट्री को अगर देखें तो हिस्ट्री क्या एक नॉलेज है जो हम एक्वायर करते हैं इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। मान लो कि आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में गए हो, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट में गए हो, मान लो राजस्थान में आप घूम रहे हो और वहीं आप चल रहे हो रेगिस्तान पे और आप भी आपके पाँव के नीचे आपको कुछ मतलब ऐसी चीज़ है जो चुभ रही हो। तो आप जब उसको देखेंगे हटा के तो कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखेगी जो आप लगेगा अरे वाह, ये तो आज के टाइम का तो कुछ है नहीं। तो आप क्या करोगे, उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करोगे, आप अनुमान लगाओगे, आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाओगे, वो स्टडी करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को, जो भी चीज़ आपको मिलती है, कोई कॉइन्स मिल जाए, चाहे वो कोई आपको कोई बुक मिल जाए या फिर कोई आपको कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाए, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके हाथ लग रही हो और आपको लगे कि बहुत ही अनोखी चीज़ है, ये क्या ही मेरे हाथ में लग गई, ये आज के टाइम का तो नहीं हो सकता, बस आपको अब जानना है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करोगे। उस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो भी नॉलेज आपको मिलेगी उसके थ्रू आप पता लगा पाओगे कि हिस्ट्री कब की है, तो ये कितने साल पुरानी चीज़ है ये जो मेरे हाथ में लगी है। तो इसी चीज़ को हिस्टोरिशियंस ने क्या किया, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ताकि हम हिस्ट्री को अच्छे से समझ सकें। अब आपने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब कैसे डिवाइड करोगे, आप लोगों के बेसिस पे डिवाइड करोगे तो आप अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो क्या ऐसा सोर्स हम बनाएं कि हम बेसिकली हिस्ट्री को अच्छे से 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर पाएँ। तो उन्होंने क्या किया, जो राइटिंग है उसको यूज़ किया कि मान लो जो पहले के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं, जब स्टार्टिंग में आप देखोगे आदि मानव टाइप के लोग थे, उनको खाने पीने का ही अपना होश नहीं था, कुछ भी मिल जाए वो खा लेते थे, जंगल से जो भी मिल रहा है। तो राइटिंग स्किल तो उनके पास नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके टाइम बाद थोड़े से लोग एडवांस हुए तो वो सिविलाइजेशंस बनती चली गई, ठीक है। अब उस सिविलाइजेशन में जो हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो वहाँ पे आपको देखने को पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी तो जा रही हैं, बट उसको पढ़ने में समझने में आज के ह्यूमन बींग अभी तक उसे समझ नहीं पाए हैं, डेसिफर ही नहीं कर पाए हैं। तो ये एक स्टेज हमने बना दी। फिर थर्ड हमने स्टेज बना दी जहाँ पे हमने कहा कि जो लिटरेरी सोर्सेज हमें मिले हैं उसमें कुछ चीज़ें जो लिखी हुई हैं उसको अब हम डेसिफर कर पा रहे हैं, तो वो हमने थर्ड बेंचमार्क डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री बेसिकली वो हिस्ट्री है जो कि राइटिंग से पहले के बारे में, ठीक है, जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग जो जो इवेंट्स अकर हुए हैं पहले, उन सबको हम प्री हिस्ट्री में कवर करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब समझ जाओ, यहाँ पे हमने राइटिंग लिखा है जहाँ पे चीज़ों को लिखने की समझ आ गई थी लोगों को। तो हिस्ट्री से पहले वाला का जो समय है, ठीक है, तो वो समय हम इंक्लूड कर रहे हैं जहाँ पे अभी भी राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में प्री हिस्ट्री में फिर कौन कौन से आपकी चीज़ें आ जाएंगी, तो ऑब्वियसली बात है स्टोन एज आ जाएगी पूरी की पूरी। स्टोन एज में आप देखोगे कितने बेसिकली कितना है कि यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉपर स्टोन एज है जिसमें आपको देखने को मिलेगा पैलोलिथिक है, देन मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है, तो ये प्रॉपर जो स्टोन एज थी यहाँ पे जो भी ह्यूमंस रहते थे उनको राइटिंग की कोई भी नॉलेज नहीं थी, इसलिए हम इसको उनके द्वारा जो भी यहाँ पे चीज़ें हुई हैं उन सबको हम प्री हिस्ट्री में इंक्लूड करके पढ़ेंगे। देन आपका आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता ये है कि यहाँ पे पर्टिकुलर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, बट उन्होंने जो राइटिंग लिखी है वो अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं मेंशन है कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में। अब हमें कैसे पता चला कि वही चीज़ जो हम ढूंढ रहे हैं उस सिविलाइजेशन की राइटिंग में, वो चीज़ सच में कुछ ऐसी है जो हमें कुछ पढ़ने में समझ में आ पाए। तो ये चीज़ हमने को रिलेट करी कि जो उस पर्टिकुलर टाइम पे
जो अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में जो जो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि मान लो इंडस वाली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी जो आपकी बाकी सिविलाइजेशन थी, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस थी, तो उन सिविलाइजेशन में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो रिलेट करती है। तो हम थोड़ा सा अनुमान लगा पा रहे हैं कि क्या क्या लिखा हो सकता है, बट अच्छी तरीके से डिटेल वे में अभी तक हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो यही आपको एग्जांपल दिया गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर्ड है, बट इसकी कुछ कुछ चीज़ें जो मेंशन की गई हैं द राइटिंग्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, ठीक है। इसमें आपका वैदिक कल्चर की कुछ कुछ चीज़ें हैं, न्यूलिथिक का जो लेटर पार्ट है वो, चालकोलिथिक की जो कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, बट वहाँ के लोगों ने कुछ ना कुछ लिखना तो सीख लिया था, बट उनकी जो भाषा थी लिखने की वो काफ़ी अलग है, जिसके कारण हम समझ नहीं पाए हैं। अब प्रॉपर हिस्ट्री का जो फेज़ आता है वो आता है जहाँ पे हमने राइटिंग यानी प्रॉपर लिखना जो है कहीं ना कहीं वो इन्वेंशन शुरू कर दिया था। भाषा अलग हो सकती है, स्क्रिप्ट अलग हो सकती है, बट कहीं ना कहीं अब हमने हमने उसको डेसिफर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें क्लियर कर ली हैं, प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं सोर्सेज का। अगर मान लो मुझे हिस्ट्री के बारे में कोई भी चीज़ जाननी है तो मैं 2 सोर्सेज को देखूंगी। पहला वो जो कि लिटरली हैं, जिसे हम पढ़ सकते हैं, पढ़ के पता कर सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन से होगी, या फिर ये चीज़ जो है ना पैलेलिथिक से होगी। तो यानी कुछ कुछ चीज़ें जो हम ऑब्वियसली पैलेलिथिक में तो लिटरली नहीं था, बट अ पार्ट ऑफ दिस कि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे लिटरली सोर्सेस हमें मिले हैं उनको हम पढ़ के पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर राज्य में किस तरीके से राजा शासन करते थे। अब ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। लिटरेरी के 2 सोर्सेज है, एक तो रिलीजियस यानी धर्म से रिलेटेड जो किताबें लिखी गई, और एक सेक्युलर है, नॉर्मल इकोनॉमिक्स कैसी थी उस पर्टिकुलर राज्य में, सोसाइटी कैसे वर्क करती थी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो ये सब चीज़ें हमें सेक्युलर किताबों में देखने को मिलेंगी। बाकी जो धर्म उस समय, ठीक है, तो उस समय किस तरीके से धर्म फॉलो होता था, कौन थे जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, जैनिज़्म को कौन फॉलो करते थे, कौन थे वैष्णवाइट्स से, कौन शिवाइट्स से, तो ये सब चीज़ें हमें रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू ही पता चलेंगी। और नॉन लिटरली मतलब आपके जो आर्टिफैक्ट्स हो गए हैं यहाँ पे, देन आप पढ़ोगे आपके इंस्क्रिप्शंस आते हैं, कॉइन्स आते हैं, सब नॉन लिटररी सोर्सेज का पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं अब लिटरेरी सोर्सेज की। तो लिटरेरी सोर्सेज में सबसे पहले हम देखेंगे रिलीजियस लिटरेचर कौन कौन सी है जो अभी तक हमें देखने को मिली हैं। तो सबसे पहला और सबसे पुराना ग्रंथ जो है हमारे वेदास हैं, और 4 वेदा देखने को मिलेंगे। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। इन सब में कुछ ना कुछ हाइम्स आपको देखने को मिलेंगी। बाकी ये चीज़ें हम और ज़्यादा डिटेल में करेंगे जब हम वैदिक बेसिकली वैदिक कल्चर को हम देखेंगे। एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उपनिषद हैं, जिसे वेदांता बोलते हैं, फिलोसफिकल डिस्कशंस होते हैं। उपनिषद में बेसिकली क्या होता है, एक मान के चलो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे गुरु बैठे रहते हैं और नीचे आपके बहुत सारे शिष्य बैठे रहते हैं। गुरु बोलते रहते हैं, ओरल डिस्कशंस होता है, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में होता है, इस तरह से बच्चे सुनते रहते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि उपनिषद को वेदांता भी बोलते हैं। अब मान लो आपको क्वेश्चन में आ जाए कि उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है, फिर वेदांता वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, तो आपको याद होना चाहिए उपनिषद के लिए। तो उसको याद करने का एक निमोनिक्स बना लेते हैं कि मान लो वेदांत नाम का एक लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा फ़िलासफ़िकल डिस्कशन करता रहता है, ये है वो है। तो वो कहीं ना कहीं फ़िलासफ़िकल डिस्कशन इसलिए करता है बिकॉज वो आज भी उसी उपनिषद के जो तरीके है उसको फॉलो करता है। यानी वो अपने उसके शिष्य ऊपर बैठे रहते हैं और वो नीचे जो है बैठ के वेदांत नाम का जो लड़का नीचे बैठता है, उनका उसी तरीके से कन्वर्सेशन होता है जिस तरह से उपनिषद के टाइम पे होता था। तो इस तरीके से आप याद रखोगे वेदांत नाम का लड़का उपनिषद से कनेक्टेड है, फ़िलासफ़िकल डिस्कशंस करता रहता है। नेक्स्ट है सूत्रास। सूत्रास क्या एक रिचुअल लिटरेचर है, जिसमें एक ऐसी किताब है जहाँ पे रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ें कैसी होती है, पूजा पाठ कैसे होता है, और मोरल वैल्यूज़ वहाँ पे दी गई है कि सोसाइटी को कैसे करना चाहिए, धर्म से जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा श्रोतास सूत्रा है, गृहस्थ सूत्रास है। तो इसको आप याद करने का तरीका ये है, सूत्रा मतलब जैसे कि पंडित जी होते हैं, जब भी कोई रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, तो बोलते हैं आप इस सूत्र में बंध गए हो। जैसे कोई हस्बैंड वाइफ शादी करे तो दोनों आप इस सूत्र में बंध गए हो। तो सूत्र मतलब आपको याद रखना किससे रिलेटेड है, रिचुअल से रिलेटेड है, ठीक है। रिचुअल कौन करता है, पंडित जी रिचुअल्स करते हैं, तो उससे रिलेटेड है। मोरल वैल्यूज़ भी पंडित जी बताते हैं कैसे घर गृहस्थी चलानी है, किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एपिक्स। एपिक्स मतलब कहानियाँ वगैरह हो गया। तो मेन जो हमारी सबसे पुरानी जो हम जिसे कह सकते हैं, जिसको
सुन सुन के हम इतने बड़े हुए हैं, हमारी रामायण है, महाभारत है, जिससे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड नेक्स्ट आपकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, जो कि पाली भाषा में लिखे हुए त्रिपिटका टेक्स्ट बोलते हैं। तो बुद्धिज़्म, देखो बुद्धा जो जो थे, उनके जो विचार हैं, मान लो उसको आप ऐसे याद करना कि पाली भाषा में थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन आता है ना, तो हमें एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि यार पाली होगा या प्राकृतिक होगा, तो वो डाउट ना रहे। इसके लिए एक निमोनिक ये है कि बुद्धा जी की जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो टीचिंग्स है, पल पल मेरे माइंड में आती रहती है, कि जब भी मैं कुछ करती हूँ तो हर बार वो मेरे माइंड में आती है और मुझे डायरेक्शन देती है। तो पल पल मेरे दिमाग में आती है। तो पल पल मतलब पाली से याद रहेगा। बुद्धा की जो टेक्स्ट है वो पाली भाषा में लिखी हुई है। त्रिपिटका तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है जैन टेक्स्ट है। जैन टेक्स्ट आपका प्राकृतिक में लिखा गया अंग लिटरेचर है। यहाँ पे सबसे पहला, ठीक है, सबसे पुराना जो है अंग लिटरेचर है जैन टेक्स्ट का। तो प्राकृतिक से ऐसे रखेंगे कि जो जैन थे, महावीर, जैनिज़्म में आपको देखने को मिलेगा कि वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा कठिन इसलिए था बिकॉज वहाँ पे आप छोटी से छोटी चीज़ों को भी आप मार नहीं सकते हो गलती से भी। जैसे कि मान लो कोई क्रॉप्स को आप नहीं कट कर सकते हो, जब आप ज़मीन में चल रहे हो तो एक चींटी को भी नहीं मार सकते हो। प्राकृतिक यानी आसपास की जो नेचर है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। तो नेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। कि प्रकृति ये है, तो उस प्रकृति से आपको ध्यान रखेगा कि प्राकृतिक भाषा यानी प्राकृतिक भाषा को यूज़ किया गया है जैन टेक्स्ट में, यानी महावीर ने। तो प्रकृति यानी नेचर, नेचर से जो वर्ड आया प्रकृति, तो उन्होंने प्राकृतिक भाषा को यूज़ किया है। और अंग लिटरेचर, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि अंग लिटरेचर किसने बेसिकली किस पर्टिकुलर टेक्स्ट से रिलेटेड है अंग लिटरेचर, तो याद रखना अंग। अंग मतलब कि जैनिज़्म में आपको देखने को मिलेगा कि जैनिज़्म में कोई एक ब्रांच जो है वो बेसिकली बोलती थी कि आपको अंग में एक भी कपड़ा वस्त्र नहीं लपेटना है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप वस्त्र पहनेंगे तो आप उस माया से, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी से कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप वस्त्र छोड़ देते हैं तो आप किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। तो अंग के बारे में जो फोकस दिया गया है कि आपको एक भी ड्रेस नहीं रखना है, वो किसने दिया था? जैन लोगों ने दिया था। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं जैन से अंग, अंग से अंग लिटरेचर। ठीक है, तो ये मैंने कुछ निमोनिक्स आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, इन निमोनिक्स को बार बार सुनते रहना। जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। बिकॉज जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको लिखनी नहीं पड़ती। आपको लिखना नहीं है कि भाई जैन टेक्स्ट है, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, उसका सबसे पहला अंग लिटरेचर है, नहीं। सिर्फ आपको जब ऑप्शंस दिए जाएंगे उन ऑप्शंस में आपको सही टिक करना है। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल चीज़ें होंगी। मान लो लिखा होगा अंग लिटरेचर किससे रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से, तो आपको पता चलना चाहिए अरे अंग, अंग तो मैंने सुना था ना कि अंग में कुछ कपड़े नहीं पहनते। कौन नहीं पहनते? जैन नहीं पहनते। जैन नहीं पहनते इट मीन्स जैन टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको कनेक्शंस बिल्ड करने आने चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर मतलब जो कि अगेन जो सोसाइटी के बारे में बताए, जो पॉलिटी के बारे में बताए। तो सबसे पहला है धर्मशास्त्र। ठीक है, धर्म के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, धर्मशास्त्र मतलब लॉ की किताबें। और ये जो किताबें थी वो बताती थी किस तरीके से जो सोसाइटी के अंदर जो वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल रहते हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, कि कौन पर्सन क्या कौन सी ड्यूटी करेगा, कौन है जो सोसाइटी में रक्षा का काम करेगा, कौन उनसे टैक्सेस लेगा, कौन उनको बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें प्रोवाइड करेगा, राजा कैसा होगा, राजा बेसिकली किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। तो ये सारी चीज़ें धर्मशास्त्र की किताबों में लिखी रहती हैं। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक तरह से धर्मशास्त्र ही है हमारे लिए, कि हम जो वेरियस सेक्शंस है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के इंडिया में हमारी क्या क्या ड्यूटी है। तो वहाँ पे बता रखा है किस तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की पुलिस किस तरीके से काम करेगी, हमारी जुडिशरी का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा, लॉ बनाने वाले जो लेजिस्लेचर है वो कैसे काम करेगी, एक नॉर्मल सिटीजन से क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, और सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई है कि आपको राइट्स तो है बट साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। तो इस तरीके से जो हमारे आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन करता है वही बेसिकली कह सकते हैं एंशियंट टाइम पे धर्मशास्त्र हुआ करते थे, और ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई थी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड बातें। कौटिल्य ने लिखी थी, बहुत फेमस किताब है। और कौटिल्य आप जानते हो मॉडर्न पीरियड के टाइम पे ये थे, और मॉडर्न पीरियड के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना है वो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ था। अब किस तरीके से अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी वो हम लेटर ऑन जब मॉडर्न पीरियड डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी बाय पन्नी, और उन्होंने ग्रामर के बारे में जो जो चीज़ें हैं ग्रामर्स का लिखा था।
अब देखो कहीं ना कहीं आपको इतना तो पता है, इतना बार आपने पढ़ लिया कि पनिनी ने ग्रामर के बारे में लिखा है। अब मेन चीज़ है अष्टाध्यायी, कभी कभी एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब मान लो चैप्टर है। मान लो कोई टीचर आपसे पूछ रहा है कि अच्छा बच्चों बताओ आपने ग्रामर्स की 8 चैप्टर जो मैंने आपको दिए थे आपने पढ़ लिए? तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर पढ़ तो लिए हैं। तो टीचर बोलेंगे अच्छा तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है, तुमने पढ़ लिया है, चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। तो जब टेस्ट में पता चला बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे तो टीचर बोल रहा अरे क्या फ़ायदा तुम्हारे पढ़ने का, ये सब तुम्हारा पानी में चले गया। मतलब जो भी तुमने पढ़ाई लिखाई करी है अभी तक वो सब पानी में चली गई है। पानी में चली गई मीन्स तुमने कुछ याद नहीं किया, तुम्हें कोई ग्रामर के रूल्स अभी तक याद नहीं हुए। जो मैंने तुम्हें 8 अध्याय मतलब 8 चैप्टर तुम्हें ग्रामर की याद करने दिए थे वो कुछ भी तुम्हें याद नहीं हुए, वो सब पानी में चले गए। तो फिर दोबारा अच्छे से पढ़ो। तो ये जो छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई है टीचर वाली, अब वो आपको ध्यान में रहेगी कि कभी भी क्वेश्चन आता है अष्टाध्यायी के ऊपर तो आपको याद है कि अष्ट मतलब 8, 8 मतलब चैप्टर। तो ये चीज़ हमने क्या निमोनिक्स बनाया था, 8 चैप्टर मतलब ग्रामर के। ग्रामर किसने पानी में चले गए यानी पनिनी, यानी पनिनी ने ये चीज़ किताब लिखी हुई है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे है कालिदास ने कौन कौन सी किताब लिखी है। पहला अभिज्ञान शकुंतलम है, ऋतु संहारा है, मेघदूतम है। ठीक है। अब देखो कालिदास एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, पोइट थे। बहुत सारी किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं। अब उनकी किताबों को याद रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एग्जाम में पूछी जाती है। पहला है अभिज्ञान शकुंतलम। तो शकुंतलम मान लो एक शकुंतला नाम की एक लड़की है, वो कहती है कि कालिदास की जो किताबें हैं वो ये दर्शाती है कि अभी के टाइम पे, अभी मतलब प्रेजेंट टाइम पे भी अगर वो होते तो इतने ही ज्ञानी होते, इतने ही इंटेलेक्चुअल होते। ठीक है। तो अभी अभी ज्ञान मतलब अभी के टाइम पे भी उनका ज्ञान इतना स्ट्रांग है कि अभी भी वो होते तो एकदम मतलब पूरी सोसाइटी में उनका अलग ही वो होता। ठीक है। तो ये चीज़ कौन कह रही है, शकुंतला कह रही है। ठीक है। तो कह रहा अभी भी जो उनका ज्ञान है उसमें कोई शक नहीं है कि उतना बेहतरीन ज्ञान होता उनका। तो अभी आपने ये चीज़ क्या पढ़ ली कि चीज़ किसके, कालिदास के बारे में बताई जा रही है। नेक्स्ट है ऋतु संहारा। अब जो ऋतुज आती हैं बहुत सारे, जैसे आपका वसंत ऋतु है, शीत ऋतु है, देन आपका डिफरेंट डिफरेंट ऋतुज जो भी आती हैं उन ऋतुज में, यानी जो आपके सीजन जिसे हम कहते हैं, ऋतु मतलब इंग्लिश में उसको सीजन्स बोलते हैं। विंटर है आपका, और बेसिकली समर सीज़न होता है, देन आपका ऑटम सीज़न होता है। तो इन सीजन्स के ऊपर जो भी कविताएं होती है, तो जो भी ऑब्वियसली जो पोइट्स होते हैं बहुत सारी कविताएं लिखते हैं उनके बारे में। तो उसी तरीके से हमारे कालिदास ने भी ऋतु सीज़न के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं कि कैसे ऋतु सीज़न में संहार होते थे, मतलब संहारों से बांध देते थे। ठीक है। तो ऋतु के बारे में किताबें कौन लिखेंगे, हमारे कालिदास लिखेंगे। नेक्स्ट है मेघदूतम। मेघ मतलब बारिश है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर भी कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी है कि एक बारिश जब भी आती है तो ऐसे सब होता है, तो उससे सब कनेक्ट कर सकते हो। और मेघदूतम के बारे में जो किताब है उसमें आपको देखने को मिलेगा गुप्ता पीरियड की लाइफ के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से वहाँ पे जो पर्टिकुलर लोग थे उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। वो मेघदूतम में आपको जब आप पढ़ेंगे तो उसके थ्रू आपको पता चलेगा। तो आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो। अब आपको कनेक्ट करना है मेघदूतम को गुप्ता पीरियड से। ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मेघदूतम है वो लिखी है आपकी कालिदास ने, उसमें गुप्ता पीरियड के बारे में बता रखा है। तो आपको ऐसा लिखेगा कि गुप्ता जी जब भी मतलब एक दुकान खोलते हैं तो उनको बहुत मतलब परेशानी होती है, मतलब एक ही चीज़ की टेंशन होती है कि देखो गुप्ता जी जो होते हैं बनिए लोग होते हैं और बनिए हमेशा बिजनेस करते हैं। तो जब भी वो बिज़नेस करते हैं उन्हें बस एक ही बात की टेंशन है कि भाई मैं पूरी दुकान चला लूँगा बस बारिश ना हो, क्योंकि जब भी बारिश होगी तो कीचड़ कीचड़ होगा, मैं बाहर निकल नहीं पाऊँगा, बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा, कोई चीज़ सेल नहीं कर पाऊँगा। तो उन्हें एक ही चीज़ से दिक्कत होती है बस बारिश ना हो, बाकी मैं संभाल लूँगा अपना बिज़नेस। ठीक है। तो गुप्ता को हमने कनेक्ट कर दिया बारिश से। बारिश मतलब मेघदूत, और ये जो बारिश है उसके बारे में कौन लिख रहे हैं, आपके कालिदास लिख रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है राज तरंगिनी। किसने लिखी, कल्हाना ने, जो कि कश्मीर के बारे में बता रही है। तो उसको याद करने का तरीका यह है कि एक राजा है जो कि कश्मीर से मान लो घूम के आए हैं, वो अपने अब वो बैठ के अपने कमरे में जो है तरंग लिख रहे हैं कि हाँ मैं कश्मीर गया था, बर्फ़ की वादियाँ थी वहाँ पे, ये था वो था। तो आराम से बैठ के अपने कश्मीर के बारे में तरंग लिख रहे हैं। कौन, राजा। अब राजा को मिलने के लिए मान लो कुछ प्रजा आती है कि भाई हमें राजा से मिलने दो। तो दरबारी क्या बोलते हैं, अरे कल आना तुम। ठीक है। क्या होता है, कल आना। ठीक है। कल आना है ये, बट आप इसको समझोगे कल आना। ठीक है। तुम आज मत आओ, आज राजा जी हमारे बिजी हैं, वो कश्मीर के ऊपर जो भी तरंग लिख रहे हैं, तो आप लोग कल आना।
तो इस पर्टिकुलर स्टोरी से आपको याद रहेगा कि राज तरंगिणी किसने लिखी है, कलाना मतलब कल्हाना ने लिखी है, और किसके बारे में लिखी है, कश्मीर के बारे में लिखी है। नेक्स्ट है बायोग्राफीज़ की बात करें, जिसको हम चरित्र भी बोलते हैं। जैसे मान लो आपका चरित्र मैं लिखना चाहता हूँ, तो चरित्र मतलब आपके बारे में लिखना चाहता हूँ कि आप कैसे हो, क्या क्या करते हो, क्या क्या पसंद है आपको, क्या नापसंद है, तो हिंदी में उसको चरित्र बोलते हैं। अब राजा महाराजाओं के टाइम पे भी बायोग्राफीज लिखी जाती थी। अब राजा क्या करेगा, अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखवाएगा अपने चरित्र में, अपने बायोग्राफी में। तो क्या करता था, अपने ही दरबार में वो ऐसा पर्सन ढूंढता था जो नॉलेजेबल भी हो, जिसकी बातें काफ़ी अच्छी हो, जो मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिख सकता है। तो ऑब्वियसली उसके कोर्ट में कौन थे, बहुत सारे पोइट भी हो रहा करते थे। तो उन्हीं कोर्ट पोइट से वो अपनी बायोग्राफीज या फिर चरित्र लिखवाते रहते थे। और उसी में से सबसे इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा हर्ष चरित्र भी है, जो कि किसने लिखा है, बाण भट्ट ने लिखा है। और बाण भट्ट ने इसमें बेसिकली काफ़ी प्रशंसा की है अपने राजा हर्षवर्धन की, कि हर्षवर्धन राजा ऐसे थे, उनके समय में ये प्रसिद्धियाँ थी, उन्होंने इतने सारे युद्ध लड़े, उन्होंने इतने सारे युद्ध जीते। तो इस तरह की सी प्रेज वाली बातें जो है लिखी गई हैं कोर्ट पोइट्स के द्वारा अपने राजा के लिए। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हर्ष चरित्र किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है, ठीक है। अब इसका निमोनिक्स ये है कि एक हर्ष नाम के राजा है, जैसे कि हम जानते हैं हर्षवर्धन। तो आपके हर्षवर्धन के ऊपर एक बायोग्राफी बनने वाली है बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड तो आप जानते हो फिल्में बनाती हैं, राजाओं के ऊपर कितनी सारी फिल्में बनी हैं। तो अब जो है बेसिकली जो हमारे भट्ट साहब हैं, ठीक है, और वो क्या है, हर्ष के ऊपर चरित्र बनवाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो हर्षवर्धन जो है राजा, उनका एक चरित्र मतलब उन पर बायोग्राफी बनाना चाहते, बनाना मतलब योग्य बनाना, कौन बनाना चाहते हैं, भट्ट साहब, ठीक है। तो आप कोई ऐसे ध्यान में रखिएगा, बाण भट्ट मतलब बनाना चाहते हैं भट्ट साहब, क्या बनाना चाहते हैं, एक चरित्र यानी बायोग्राफी बनाना चाहते हैं हर्ष के ऊपर, यानी कौन, हर्षवर्धन के ऊपर। तो अब आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेसिकली हर्ष चरित्र किसने लिखी हुई है, बहुत सारे ऑप्शन हो, कालिदास है एंड पनीनी है या फिर ये सारे, तो आपको बोल जाएगा नहीं, ऑप्शन बाण भट्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर्ष का चरित्र कौन बना रहा है, भट्ट साहब बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है संगम लिटरेचर, जो कि अर्लिएस्ट साउथ इंडियन लिटरेचर है, ठीक है। आप जानते हो हमारा ये प्यारा भारत है, इसमें जो साउथ इंडिया है, उसमें साउथ इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे ये पनपा, कैसे सोसाइटी थी, साउथ इंडियन सोसाइटी कैसे रहती थी, उनकी इकॉनमी कैसे चलती थी, क्या क्या चीज़ें होती थी। तो अराउंड 300 BC से लेकर 300 AD के टाइम पे जो भी चीज़ें हुई हैं, वो इस पर्टिकुलर लिटरेचर, संगम लिटरेचर के अंदर आपको मेंशन दिखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने सारे रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर को हमने देख लिया है। नेक्स्ट है नॉन लिटरेरी सोर्सेज में, उससे पहला आपको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेगा। इंस्क्रिप्शन को प्रशस्ति भी बोलते हैं। ऐसे ये स्टोन में इंस्क्रिप्शन हो सकता है, मेटल में इंस्क्रिप्शन हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़ आप इंस्क्राइब करवा रहे हो, उसमें लिखवा रहे हो, ठीक है। और ज़्यादातर यहाँ पे राजा महाराजाओं के बारे में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वही लिखवाई जाती हैं, ठीक है। राइटिंग्स इंग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल, ठीक है, यानी कुछ चीज़ें, यानी आप हार्ड सरफेस में, चाहे आप स्टोन ले लो, पत्थर ले लो या फिर कोई मेटल ले लो, उसमें जो भी आप कुछ लिखवाते हो उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। जैसे अशोका के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो स्टेट के पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे, यानी अशोका ने क्या करा था। मान लो ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे आपका मौर्यन डायनेस्टी है, तो जहाँ जहाँ पे अशोका का पूरा जो साम्राज्य था, वहाँ पे उसने प्रशस्ति जो है आपको देखने को मिलेगा, ये इंस्क्रिप्शन बेसिकली लगवाई थी, कहीं पे स्टोन पे है, कहीं पे कुछ पे है। तो वहाँ पे उन्होंने बताना था, जैसे मान लो सोसाइटी में जो आपके लोग हैं उनको कोई मैसेज देना हो कि भाई राजा चाहते हैं आपसे ऐसा नियम फॉलो हो, राजा चाहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, राजा चाहते हैं कि ये मोरल वैल्यूज़ फॉलो होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें लार्ज सेक्शंस को पता चले, ये सब चीज़ें, इसलिए वो क्या करते थे, बड़े बड़े स्टोन्स में ये सब चीज़ें लिखवा देते थे, और फिर उसको इस तरीके से किसी, मान लो कोई रोड जा रही है उसे किनारे पर रख दिया, ताकि आने जाने वाले जो भी लोग हैं उसको देखे, उस प्रशस्ति को पढ़े, उस इंस्क्रिप्शन को पढ़े, तो पता चले उसके राज्य के बारे में, हाँ भाई इस पर्टिकुलर राज्य में जो राजा है वो इस तरह से चीज़ें चाहता है। तो स्टेट में जो भी पॉलिसीज़ आ रही हैं उन सब चीज़ों को बारे में बताने के लिए अशोका ने ये आइडिया लगाया कि देखो घर घर जाके तो मैं किसी को बोल नहीं पाऊँगा, और मेरे पास कोई स्पीकर भी नहीं है कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ, न्यूज़पेपर जैसा कोई साधन है नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारे आसपास पत्थर तो पड़े ही होते हैं, मेटल भी पड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक तरह का नोटिस बोर्ड टाइप का लगवा देते हैं, कहीं पे कोई पर्टिकुलर गेट के पास लगा दो, किसी रोड के किनारे पे लगा दो। तो जहाँ पे
जो भी लोग आते जाते हुए उस चीज़ को पढ़ सके कि भाई ये चीज़ें हैं। तो उस तरह से अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लगा रखे थे। इस तरह के सतवाहनास डायनेस्टी आई थी, उन्होंने भी इंस्क्रिप्शंस लगाए थे जो कहीं ना कहीं लैंड ग्रांट्स के बारे में बताते थे कि ये पर्टिकुलर ज़मीन जो है इस पर्टिकुलर राजा की है, ये राजा के जो एक सामंत है उसकी ज़मीन है, ये जो यहाँ पे ज़मींदार है उसकी ज़मीन है। तो इस तरह से बहुत सारे लैंड ग्रांट्स के बारे में जो है इंस्क्रिप्शंस में सतवाहना डायनेस्टी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर मान लो आज के टाइम पे अगर आप कहीं पर्टिकुलर किसी एरिया में जाते हो और आपको वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिलता है तो आपको देख के बहुत ही आनंद आएगा कि भाई आप उसको पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कि वो पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन किसका है, क्या बातें उसमें लिखी हुई है। तो आपको हिस्ट्री के बारे में पता चल पाएगा कि अच्छा उस टाइम पे ये चीज़ें हुआ करती थी। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हीं इंस्क्रिप्शंस को पढ़ पढ़ के अनुमान लगाया कि हाँ उस पर्टिकुलर किंगडम में ये चीज़ें फॉलो होती थी। सिमिलरली आपके कॉइन्स हो गए, कॉइन्स पे एक तरह का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। क्यों? बिकॉज अगर मान लो आपको कोई सिक्का मिला तो सबसे पहले आप उस पे नज़र आपकी जाएगी तो आप देखोगे अरे वाह कितना कुछ अच्छा सा कुछ यहाँ पे आर्ट फॉर्म में कुछ बना रखा है, कोई चित्र है, मान लो भगवान का ही चित्र है या फिर इंसानों ने अपना चित्र बना दिया या फिर कोई एनिमल का चित्र बना रखा है। तो आप बहुत फैसिनेट होंगे, अरे वाह उस समय के लोगों को ड्राइंग्स भी आती थी। फिर आपको देखने को मिलेगा अगर कोई भगवान का चित्र है तो आप सब में कनेक्ट कर पाओगे, अच्छा उस टाइम पे ये वाले भगवान के लोग पूजा करते थे इसलिए इसमें ये वाला चित्र है। अगर मान लो कुछ लिखा हुआ है तो उससे आप कनेक्ट करोगे कि वहाँ पे कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, किस तरह से लिखते थे, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉइन से काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। इकोनॉमिक हिस्ट्री तो पता चलेगी ही चलेगी। और इकोनॉमिक हिस्ट्री कैसे पता चलेगी? अगर मान लो कोई कॉइन है, अगर वो कॉपर का है इट मीन्स वहाँ पे राजा के पास उतना धन नहीं है इसलिए उसने कॉपर की कॉइन इशू करी। सिल्वर का कॉइन मिलेगा तो आप सोचोगे थोड़ा थोड़ा अच्छा खासा पैसा है, सिल्वर के कॉइन्स निकाल रखे हैं। वहीं अगर आपको गोल्ड का कॉइन मिल जाए तो आप समझो कि वाह क्या राज्य था वो, कि राजा ने गोल्ड के कॉइन्स इशू किए थे। मतलब धन की तो बहुत ज़्यादा वर्षा हुई होगी उस राज्य में, तभी राजा इतना ज़्यादा मतलब एकदम धनवान होगा कि उसने गोल्ड के कॉइन्स निकाल रखे हैं। ठीक है, सिमिलरली आप कॉइन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे कि बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही है तो आप देखोगे वाह क्या पर्टिकुलर यहाँ पे मेटलर्जी लोगों ने समझी होंगी कि इस मेटल को कैसे यूज़ करना है, एलॉय फॉर्म में यूज़ करना है, कैसे करना है। तो वो सब टेक्निक्स भी जो हम कहते हैं ना साइंस और टेक्नोलॉजी वाली, वो टेक्निक्स भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टाइम पे लोगों के पास थी कि वो इतना अच्छा पॉइंट बना पाए। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉइन से हमें इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है किसी भी डायनेस्टी की पता चलेगी कि कितना धनवान है, कैसे कैसा इकोनॉमिक सिस्टम था वहाँ का। और साथ ही साथ स्क्रिप्ट के बारे में पता चलेगा, आर्ट फॉर्म के बारे में, कौन सा रिलीजन वो फॉलो करते थे। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि मेटलर्जी का प्रोसेस वो जानते थे या नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, मेटल की मिंटिंग कैसे करनी है वो उसके बारे में उन्हें नॉलेज थी। अर्लीस्ट कॉइन्स जो मिले हैं वो आपको पंच मार्क्ड कॉइन दिखेंगे। मतलब मान लो कोई मेटल है उसमें कोई ऐसा मान लो छापा मार दिया है, तो छापा मारना भी एक अपने आप में एक नई कला है कि आप इस तरह से कुछ बना रहे हो जो आप पंच कर रहे हो कॉइन्स में। ठीक है, तो इससे बहुत सारे पंच मार्क कॉइन्स मिलेंगे। एंड कुछ सिल्वर के थे तो कुछ कॉपर्स के थे। इंडो ग्रीक्स जब आए थे उन्होंने गोल्ड कॉइन शुरू किया था, क्योंकि इंडो ग्रीक्स जो थे जब आप देखोगे उन्होंने भारत में रहना शुरू किया, अपनी डायनेस्टीज़ बनाई, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने गोल्ड के कॉइन्स यानी कनिष्क जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे। एंड उन्हें आइडिया था कि किस मटेरियल को किस तरीके से कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब कोई भी चीज़ आपको मिल गई है, मान लो कुछ आपको कुछ मतलब पोट्री मिल गई है, वो भी आर्कियोलॉजी है आपके लिए। ठीक है, मान लो कोई भाला मिल गया है, कोई रथ मिल जाता है, कभी कोई तलवार मिल जाती है, कुछ मिल जाती है, तो सब आर्कियोलॉजी का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये एक्सकेवेटेड रिमेन्स होते हैं। इन सभी चीज़ों से हमें मटेरियल लाइफ पता चलती है एंशियंट पीपल के, डिफरेंट टाइम के, एक पर्टिकुलर टाइम में वो एंशियंट पीपल किस तरीके से रहते थे। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं अपने घर में, हमारे पास बेड है सोने के लिए, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, एंड खाना बनाने के लिए भी अलग से मशीन है, टीवी है हमारे पास, देखिए माइक्रोवेव ओवन है, हमारे पास लैपटॉप है। ये सब चीज़ क्या है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सोचो आज के टाइम पे अगर मान लो कुछ मास एक्सटिंक्शन होता है और किस तरीके से जो हमारी ये जो मॉडर्न लाइफ है, जो सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। और फिर से जब सोसाइटी स्टार्ट होगी तो उनको मान लो वो कुछ एक्सकेवेशंस करते हैं, उन्हें हमारी ये सब चीज़ें मिल जाएँ, वॉशिंग मशीन मिल जाए,
ज़मीन के नीचे से कहीं पे माइक्रोवेव ओवन मिल जाए, हमारा लैपटॉप मिल जाए, हमारा फ़ोन मिल जाए, हमारा सैटेलाइट मिल जाए, तो इस सब चीज़ों से वो क्या अनुमान लगाएंगे, वाह क्या एडवांस सोसाइटी थी उस समय की। तो इसीलिए जो ये पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं, बिकॉज इससे हमें उनकी मटीरियल लाइफ के बारे में ज़्यादा पता चलता है कि वो कैसे थे, वो सच में एडवांस थे या नहीं थे। ठीक है, नॉर्मल पॉटरी मिल रही है तो ठीक ठाक था। अगर नॉर्मल पॉटरी में उन्होंने कुछ अच्छे से कलर्स यूज़ किए तो इट मीन्स उन्हें कलर्स का नॉलेज था, वो कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइन बना पा रहे, इट मीन्स उनके पास कुछ आर्ट्स का नॉलेज भी था। ठीक है, एक्सकवेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर हम देखें तो वो उस टाइम के लोगों के बारे में बताती है। वही मेगालिथ जो टूल्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको साउथ में, मेगालिथ जो थी आपका साउथ में पनपा था, हुआ था। ठीक है, एंड वहाँ पे उस पर्टिकुलर टूल्स को अगर आप देखते हो तो वो साउथ इंडिया में जो किस तरह से लोग रहते थे बिफोर 300 BC उसके बारे में आपको बताती हैं। बस नेक्स्ट है आपका जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज़। अब जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर मान लो आपको कोई पोट्री मिल गई, ठीक है, मान लो कोई घड़ा टाइप मिल गया, वो घड़ा आपको पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा पा रहे हो कि ये जो है मान लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का हो सकता है, बट किस पीरियड का है, ठीक है, वो सटीक पता करने के लिए आप क्या करते हो, जियोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडीज़ का यूज़ करते हो, प्रिसाइजली आपको बता देती हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ को। एंड यहाँ पे आप पोलन एनालिसिस करते हो, जो भी छोटी मोटी चीज़ें आपकी लगी हुई हैं, जैसे मान लो हमें एक घड़ा मिला था, उसमें कुछ बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट के जो है कुछ ट्रेसेस थे, तो वहाँ से हमने पता लगाने की कोशिश की, अच्छा ये पर्टिकुलर सिविलाइजेशन मिल्क के प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करना सीख गई थी। ठीक है, तो इस तरह से पोलन एनालिसिस करते हैं। फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इज़ बेटर अंडरस्टूड, हम समझ पाए हैं बिकॉज ऑफ दिस जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज़ के थ्रू। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूलिथिक के टाइम से ही जब क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा वार्म होने लग गया था, तभी हमारे एग्रीकल्चर वगैरह डोमेस्टिकेशन ये सब स्टार्ट हो गया था, और आईवीसी के टाइम पे तो ये फार्मिंग और ज़्यादा अच्छे से उभर गई थी, क्योंकि आईवीसी को हम फर्स्ट बेसिकली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट दी प्री हिस्टोरिक माइग्रेशन। तो जो प्री हिस्टोरिक माइग्रेशंस हुई तो वो हमने देखा कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो आपको इस पर्टिकुलर ईस्ट एरिया में भी दिख रहे हैं, वेस्ट में भी आपको दिख रहे हैं, तो वो हमें कैसे पता चला कि वही लोग हैं। तो हमने क्या किया, उनके डीएनए का सैंपल लिया, इनके डीएनए का सैंपल लिया, इनके भी डीएनए का सैंपल लिया, तो जब हमने देखा कि सारे लोग जो है सबके डीएनए एक ही, इट मीन्स वही लोग होंगे जो इस पर्टिकुलर पहले नॉर्थ एरिया में थे, फिर वो ईस्ट में गए, फिर वेस्ट में गए, फिर साउथ में गए, इस तरीके से माइग्रेशन हुआ होगा। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की स्टडी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। नेक्स्ट है हमारा है यहाँ पे अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो ऑब्वियसली बात है कुछ कुछ देखने को मिलेगा आपको किस तरीके से कुछ कुछ ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में उस पर्टिकुलर टाइम पे विज़िट किए थे इंडिया को, और उन्होंने जब इंडिया को विज़िट किया तो कुछ कुछ किताबें उन्होंने लिखी, और अपनी किताबों ने उस पर्टिकुलर राजा के बारे में मेंशन किया है कि उसके राज्य में कैसी कैसी चीज़ें होती थी, आसपास के बारे में मेंशन किया हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे कि आपने देखने को मिलेगा, हुन श्याम ने विज़िट किया था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें पता लिखी हुई हैं। तो इन सब किताबों से, इन फॉरेन ट्रैवलर्स की जो किताबें हैं उनसे भी हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती है। और आज के टाइम पे भी हम अगर हमें कोई भी हिस्ट्री का कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट को समझना होता है तो उन्हीं फॉरेन ट्रैवलर्स की जो किताबें हैं उनको एज अ सोर्स मान के आज हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो जो राम जन्मभूमि है उसके पीछे जो भी विवाद था उसे समझने के लिए कि वहाँ पे सच में पहले राम मंदिर था या नहीं था, ये चीज़ें भी सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया तो कुछ किताबों को उन्होंने बेसिकली स्टडी किया, और उन किताबों में कहीं ना कहीं मेंशन था कि हाँ वहाँ पे पहले मंदिर ही था। तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं क्लैरिटी हो पाई और उसको सोर्स बना के फिर वो जजमेंट निकल के आया, और राम मंदिर आज हम देख पा रहे हैं कितना सुंदर है वहाँ बना हुआ है। तो इसलिए फॉरेन ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स हैं उनकी किताबें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो राइटिंग्स जो है इन फॉरेन ट्रैवलर्स की वो हमें मदद करती है समझने के लिए जो भी हिस्टोरिकल पास्ट है मोर डिटेल्ड वे में, क्योंकि वो बहुत डिटेल, ऑब्वियसली बात है अगर मान लो आज के टाइम पे अगर आप अमेरिका विजिट कर रहे हो तो अगर आप एक अच्छे राइटर हो तो वहाँ पे आप देखोगे आसपास कैसी सोसाइटी है, इकॉनमी कैसे चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, क्या क्या पॉलिसीज़ वहाँ पे, तो आप भी अपनी किताबों में उस चीज़ को मेंशन करोगे। तो ये जो लिटरेरी बेसिकली जो अकाउंट्स होते हैं ना, बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, उस लोकेशन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है तो वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो
जैसे हमने देखा है कि हर्ष वर्धन का जो चरित्र है वो किसने लिखा है, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और बाण भट्ट ने कहीं ना कहीं बताया कि हर्षवर्धन कितने अच्छे राजा थे, उनके राज्य में क्या क्या चीज़ें चलती थी। वही अगर हम देखेंगे हर्षवर्धन के टाइम पे हुनशांग भी आए थे। अब हुनशांग ने भी कुछ किताबें लिखी होंगी हर्षवर्धन के बारे में। तो अब हर्षवर्धन की जो एक किताब है जो बाण भट्ट ने लिखी है, ठीक है, उसमें उसने राजा की अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। बट वहीं अगर हम हुनशाह की किताब पढ़ेंगे तो कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हुई होंगी हर्षवर्धन के टाइम पे, वो भी चीज़ें वहाँ पे बताई गई होंगी। तो ज़्यादा अच्छा पिक्चर जो है उस पर्टिकुलर टाइम का वो हमें समझ में आएगा जब हम हुनशांग यानी ऐसे फॉरेन ट्रैवलर से किताबें पढ़ेंगे कि ये जो है राजा के सिर्फ चमचे नहीं थे, मतलब सिर्फ उनकी अच्छी अच्छी बातें नहीं लिखेंगे, वो रियलिटी में उस समय प्रेजेंट सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या अच्छी चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं उसमें लिखी होंगी। और वो अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी कि क्या उस समय अच्छा चीज़ें क्या क्या चल रही थी, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल पहला है मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज की एक इंडिका किताब है जो कि लिखी गई है अबाउट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो याद रखो मेगास्थनीज नाम के एक ट्रैवलर थे, उन्होंने एक बुक लिखी है इंडिका एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखी है। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि मेगास्थनीज ने बुक इंडिका लिखी है और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखी है। तो मान लो मेरी एक फ्रेंड है मेघा, ठीक है, और मेघा जो कि ऑब्वियसली इंडियन ही है, भारतीय ही है, और उसको हमेशा जब भी वो हिस्ट्री पढ़ती है ना तो उसे मॉडर्न हिस्ट्री का जो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब उसे बहुत पसंद है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने का, फिर मॉडर्न्स के बारे में पढ़ने का। तो यहाँ से आप इस पर्टिकुलर स्टोरी से आप ध्यान में रखना कि मेघा यानी कि मेगास्थनीज जो कि इंडिया से है, यानी इंडिका बुक हो गई, और उसको मॉरियंस पसंद है तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है पेसिप्लस है एरिथियन सी। देन पोटेलमियस है जोग्राफी दैट्स टेल अबाउट द इंडियन पोर्ट। इन्होंने किस तरीके से बताया कि इंडिया के कौन कौन से पोर्ट्स थे और उन पोर्ट्स में किस तरीके से इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में ट्रेड होता था। तो इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में जो भी ट्रेड हुआ है, कौन कौन से पोर्ट से ट्रेड हुआ है, जो भी हम देखेंगे अभी आने वाले पर्टिकुलर डायनेस्टी में, आपको पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यूपीएससी जो है पोर्ट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो उन सब के बारे में आपको देखने को मिलेगा, इन लोगों ने लिखा हुआ है। देन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइयान है। इन्होंने बेसिकली गुप्ता के बारे में लिखा है। एंड हुनशांग ने किसके बारे में लिखा है, हर्षवर्धन और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि फाइयान जो है गुप्ता पीरियड के टाइम पे ही आया है, तो उसके निमोनिक्स से हैं कि गुप्ता जो लोग होते हैं उनके जो फादर होते हैं, ठीक है, फादर, ठीक है, फा मतलब फादर, वो हमेशा हींग बहुत खाते हैं, हर चीज़ में उन्हें हींग डालो, वो हमेशा बोलते हैं कि इसमें हींग डालो, मुझे हींगोली दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मतलब उन्हें हींग बहुत पसंद है। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि गुप्ता के पीरियड में कौन आएंगे, गुप्ता कौन, गुप्ता मतलब फादर, और हींग पसंद है यानी फाइयान, ठीक है। नेक्स्ट है हुनशांग जो कि हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विज़िट किया था। तो याद रखो नालंदा क्या है, एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जैसे आज हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है एंड आपकी आईआईटी एक यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ाई तो करते हैं बट साथ साथ कुछ सॉन्ग्स वगैरह ये सब भी गाते हैं। तो सॉन्ग्स मतलब सैंग, सॉन्ग को सैंग कह लो, अब एक ही बात है। तो सैंग जो था वो जब नालंदा यूनिवर्सिटी गया उसने पढ़ाई नहीं करी, वहाँ पे कुछ सॉन्ग्स भी गाए। सिमिलरली हर्षवर्धन के बारे में उसने बहुत सारे गाने भी गाए हैं, सॉन्ग। तो ऐसा जूम कर लेते हैं। तो हुनश्यांग, तो अगर आपको बेसिकली पता करना हो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन सा बेसिकली फॉरेन ट्रैवलर आया होगा, तो आप पढ़ जाए नालंदा यूनिवर्सिटी मतलब सॉन्ग, सॉन्ग से मतलब कौन सा आपका हुनश्यांग। सिमिलरली हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया होगा, तो हर्षवर्धन के बारे में सॉन्ग कौन गाएगा, तो ऑब्वियसली हुनश्यांग गाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो भी सोर्सेज थे हिस्ट्री के, लिटरेरी सोर्सेज हमने देख लिए रिलीजियस और सेक्युलर। देन हमने नॉन लिटरेरी सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस देख लिया, कॉइन्स देख लिया, एंड आपका आर्कोलॉजिकल और जियोलॉजिकल एंड अकाउंट जो भी थे इन सबको देख लिया। नेक्स्ट हमारा आता है प्री हिस्टोरिक इंडिया को हम शुरू करते हैं। और प्री हिस्टोरिक इंडिया में हमने देखा था कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर हिस्ट्री है जहाँ पे हमें राइटिंग की एविडेंसेस नहीं मिले हैं, ठीक है। तो यानी प्री हिस्ट्री के बारे में जो भी हमने पता लगाया वो सिर्फ आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन से पता लगाया, क्योंकि कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं मिले हमें, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट एक्सकेवेटर्स की बात करें जिन्होंने इस पर्टिकुलर जो प्री हिस्टोरिक की जो साइट्स है उसमें टूल्स को ढूंढने में जो हेल्प करी है, तो सबसे पहले एक्सकेवेटर है हमारे रॉबर्ट ब्रूस फोर्टी। इन्होंने डिस्कवर किया है पहला पैलेलिथिक टूल को, यानी फर्स्ट, दिस इज ये पहले पर्सन थे जिन्होंने पहला पैलेलिथिक टूल
डिस्कवर किया, वो भी कहाँ पे, पलावरम में। वो भी क्या मिला उन्हें, हैंड एक्स मिला। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर बार मतलब कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में भी आपको चांसेस है कि आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे पहले तो नाम एस्केवेटर का, जो कि रॉबर्ट ब्रूस फोर्टे। डिस्कवर किया उसने पहला मेसोलिथिक टूल। याद रखो मेसोलिथिक है, क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या नियोलिथिक टूल है, क्या मेसोलिथिक है, नहीं पैलोलिथिक टूल है, सॉरी। ठीक है, पहला पैलोलिथिक टूल उन्होंने डिस्कवर किया है, और कहाँ पे किया है, पलावरम में किया। और कौन सा टूल है, हैंड एक्स। ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको याद करने का एक तरीका है, मान लो एक पर्टिकुलर साइट है, ठीक है, वहाँ पे लोग अपना जो है मतलब उस ऑब्वियसली एक ज़मीन है, ठीक है, वहाँ पे लोगों ने बहुत सी चीज़ें पाली हुई हैं, या फिर कह सकते हैं एक पाला टाइप का, आप देखोगे गेम होता है, वहाँ पे लोग मान लो उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर लैंड पे पाला खेलते हैं। ठीक है, अब सरकार को पता चला कि यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे कुछ है, तो वो ऑब्वियसली एस्केवेट करवाना चाहेंगे, खुदाई होगी वहाँ पे। और अब सरकार, जैसे कि हम जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो बोलती है अब हम ह्यूमन से क्यों खुदवाई करवाएं, हमारे पास ना बहुत सारे रोबोट्स हैं, तो हम रोबोट की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया क्योंकि रोबोट आ रहा है खुदाई करने के लिए, और एक पाला, एक जगह है जहाँ पे लोग पाला खेलते हैं, वहाँ पे जाके खुदाई कर रहा है, तो पाला से याद रहेगा पालावरम। अब रॉबर्ट ब्रूस फोर्टे है ये, ठीक है, तो हम याद रखना है जो रॉबर्ट आया है वो ब्रूसली जैसा एकदम स्ट्रॉन्ग है। अब हम थोड़ा मतलब उसके बारे में बता रहे हैं कि जो रॉबर्ट है ना, ऐसा वैसा रॉबर्ट नहीं, ब्रूसली जैसा एकदम स्ट्रॉन्ग है, और इतने फुट लंबा है ना, 6 फुट 7 फुट ऐसे मान लेते, इतना फुट लंबा है रॉबर्ट, जो वहाँ पे खुदाई कर रहा है। ठीक है, अब वो जब खुदाई कर रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि देखो भाई, यहाँ पे हम पाला खेलते हैं। पाला से आप ये भी याद रख सकते हो, पहला कि पालावरम, और दूसरा पाला से आप याद सकते हो पैलोलिथिक, यानी जो पर्टिकुलर जगह में जो खुदाई हो रही है वो पैलोलिथिक टूल को ढूंढने के लिए हो रही है, पहला पैलोलिथिक टूल वहाँ पे मिला है। तो जब वहाँ पे खुदाई हुई तो लोगों ने बोला अरे भाई साहब मत खोदो इसको, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा अब। तो बोल रहे कि नहीं, यहाँ पे हम जानते कुछ ना कुछ है। तो जब खुदाई होती है तो उन्हें क्या मिलता है, हैंड एक्स। तो लोग भी हंसते हैं, अरे बाप रे, देखो एक हैंड एक्स को खुदाई करने के लिए आपने एक रोबोट को बुला दिया, तो हम ऐसे ही खोद के निकाल देते। तो इस तरह से आप एक स्टोरी को ध्यान में रख सकते हो कि पाला नाम की जगह में, पाला मतलब पैलिथिक टूल मिला है, जो कि क्या मिला है, हैंड एक्स मिला है, और किसने निकाला हुआ, एक रॉबर्ट आया था जो कि ब्रूसली जैसा स्ट्रॉन्ग है, इतने फुट लंबा है ना, रॉबर्ट ब्रूस फोर्टे ने किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सर मॉर्टिमियर व्हील्स है। ठीक है, इन्होंने भी कुछ एस्केवेट किया होगा, तो इसको याद रखने के लिए कि ये भी एक एस्केवेटर के, कई बार क्या होता है ना, इन सब के नाम दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, उन्होंने बहुत सारे एस्केवेटर्स के नाम लिख दिए थे, और नीचे पूरा था कि क्या है ये कोई पोएट है, एस्केवेटर्स है, या फिर क्या है ये, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उसके लिए। तो कैसे याद रखोगे आप, देखो एस्केवेटर्स क्या करते हैं, जो भी नीचे कोई भी चीज़ दबी पड़ी उसे उसे खोजते हैं, तो नीचे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कॉइन्स हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, तो मूर्तियाँ, तो याद रखो मूर्तियाँ भी जो है कभी कभार नीचे दबी होती हैं, उनको भी खोदने का काम करते हैं। तो मूर्तियों को मूर्ति, ठीक है, मूर्ति मतलब मूर्ति से याद रखेंगे, और मूर्ति को उन्होंने खोदा है, और फिर व्हील्स में लेके गए। व्हील्स मतलब कोई पहिए वाली गाड़ी थी, वो भी उनको कभी कभार नीचे से मिल गई है। तो यहाँ पे मूर्तियाँ मिली है, कुछ व्हील्स मिले हैं, किसको, मॉर्टिमियर व्हीलर को। ठीक है, तो सिंपली आप क्या ध्यान में रखना है कि अगर ये कल को नाम आपको यूपीएससी के किसी क्वेश्चन में दिखता है, तो अगर आपको ये डिकोड करना है कि ये एस्केवेटर ही, आप उसको डिकोड कैसे कर पाओगे, मूर्ति और व्हील्स। हाँ, मूर्ति और व्हील्स क्या होती है, नीचे दबी पड़ी होती है, उसको एक्सकेवेट करने के लिए एक्सकेवेटर्स आते हैं। तो यस, मॉर्टिमियर व्हीलर कौन है, एक एक्सकेवेटर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोन एज को देखें, अब हम पढ़ेंगे क्योंकि प्री हिस्टोरिक, हमने जैसे कि बोला है, प्री हिस्टोरिक इंडिया में सिर्फ और सिर्फ आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हमने पता लगाई हैं। अब पता लगाई हैं तो इसलिए हमने इस पर्टिकुलर स्टोन एज को 3 फेसेस में डिवाइड किया है। ओल्ड स्टोन एज, जहाँ पर पुराने पत्थर थे, लेटेस्ट स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज की बात करें तो पैलिथिक एज बोला जाता है उनको। देन आपका मिडिल स्टोन एज या फिर लेट स्टोन एज को मेसोलिथिक कहा जाता है। देन न्यू स्टोन को हम न्यूलिथिक एज बोलते हैं। अब इनका टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलिथिक एज जो है 5 लाख से 10,000 BC के बीच में आए थे। मेसोलिथिक एज स्टार्ट हुई थी 10,000 से 6,000 BC। न्यूलिथिक एज स्टार्ट हुई थी 6,000 से 1,000 BC। ठीक है, अब हम देखते हैं पैलिथिक एज में जो थे वो सबसे ज़्यादा मतलब आदि मानव पीपल ही थे, जो कि उन्हें
किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, सिर्फ अपना हंटिंग करना, गैदरिंग करना, इसी पे ही वो खुश थे बेसिकली। तो आपको ध्यान रखना है कि पैलियोलिथिक लोगों को 5-10 रुपये की कोई नॉलेज नहीं थी उनके लिए, मतलब 5 रुपये मतलब 5-10 के ऊपर ही लड़ाई नहीं करते थे, क्योंकि उनको पैसे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो 5-10 ऐसा नहीं होता था, 5 मतलब 5 लाख, 10 मतलब 10,000। वही मेसोलिथिक लोग आए, थोड़ा सा मतलब वही लोग थोड़े से एडवांस हुए, थोड़ा बहुत उनको मान लेते नॉलेज आई। तो वो क्या करते थे, हम ये स्टोरी फॉर्मेट के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को पैसे की कोई नॉलेज नहीं थी, बट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को याद करने के लिए मैं स्टोरी बिल्डअप कर रहे हैं कि जब थोड़े से लोग, जब मतलब पहले लोग एडवांस नहीं है तो उनको 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, उनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए वो कुछ समझ ही नहीं आता इसका हम करें क्या। वहीं अगर थोड़े लोग एडवांस होते हैं, मेसोलिथिक में जाते हैं, तो अगर उनको 10 रुपये भी दो ना, ठीक है, तो उनमें से वो क्या करेंगे, 6 रुपये वो अपने संभाल के रखेंगे, बाकी रुपये को 4 रुपये वो खर्च करेंगे, मतलब वो सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो एक छोटा सा बच्चा है, जब वो पैदा हुआ है, मान लो 3 से 4 साल की एज तक के बच्चे को मान लो पैसे की कोई नॉलेज नहीं होती, अगर आप उसके हाथ में 5 रुपये रखो, 10 रुपये रखो या 10,000 रुपये रखो, तो उसके लिए वो एक सामान ही है, वो उसको खेलेगा, उसके बाद फेंक देगा। वही अगर वो थोड़ा बड़ा होता है, तो अगर मान लो मम्मी उसको बोलती बेटे लो 10 रुपये तुम कुछ कर लो, तो क्या करेगा, 6 रुपये बचा के रखेगा, सिर्फ 4 रुपये का सामान खा लेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सेविंग मोड में रहेगा वो। वहीं अगर न्यूलिथिक एज की हम बात करें, मतलब थोड़ा सा और एडवांस हो गया, मान लो आपका बच्चा 18-19 साल का हो गया, अब मान लो आप उसको कुछ 6 रुपये जो उसने बचाए हुए हैं उसको अगर उसको यूज़ करना है, तो वो और ज़्यादा उसको क्या करेगा, अब वो बचाएगा कम, खर्च ज़्यादा करेगा। वो 6 रुपये अगर उसके पास है तो 1 रुपये ही बचाएगा, बाकी 5 रुपये वो खर्च करेगा, क्योंकि जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो तो आपको खर्चीले बन जाते हो कि आपके पास पैसा है, आपको ये मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो उस स्टोरी फॉर्मेट से, अब बेबी की स्टोरी से आप ये ध्यान में रखोगे, अगर बच्चा छोटा है, 5-10 रुपये की कोई नॉलेज नहीं है उसको, थोड़ा सा बड़ा हुआ, 10 रुपये मिले, 6 रुपये उसने बचाए, बाकी खर्च करे। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, न्यूलिथिक मतलब बहुत बड़ा हुआ, तो 6 रुपये अगर उसके पास है तो 1 रुपये ही बचाएगा, बाकी 5 रुपये वो खर्च करेगा, क्योंकि सेविंग मोड में नहीं है अब वो, ठीक है, खर्च करेगा पूरा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, कल को अगर मान लो किसी भी एग्ज़ाम में अगर टाइम पीरियड आए तो आप इसको याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं पैलियोलिथिक एज को, ठीक है। तो अर्लीस्ट पीरियड है स्टोन एज का, जो प्लिस्टोसिन एपोक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम पूरा वो टेबल भी पढ़ेंगे, कौन कौन से एपोक्स आए, कौन कौन से एराज आए, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। तो प्लिस्टोसिन एपोक में आपको ध्यान में रखना है पैलियोलिथिक, तो पी फॉर पैलियोलिथिक और पी फॉर प्लिस्टोसिन, तो ऐसे आपको ध्यान में रहेगा। लोकेशन की बात करें तो हर एक पार्ट्स जो है इंडिया की में स्प्रेड थी, मतलब पूरे भारत में कहीं ना कहीं आपको पैलियोलिथिक एज के कुछ ना कुछ साइट्स देखने को मिलेंगे, बट एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं थे, तो एलुवियल प्लेन्स जो है इंडस का वहाँ पे नहीं था, एलुवियल प्लेन जो है गंगा का वहाँ पे नहीं दिखेगा, सदर्न तमिलनाडु में नहीं था, हिली एरियाज जो थे वेस्टर्न घाट वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रेजेंट तो हर जगह थे, बट आपको यहाँ पे फोकस करना है कहाँ पे नहीं थे, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टार्टिंग के जो लोग थे, यानी आदि मानव जो थे, बहुत ही डरते थे, तो वो डरते थे, तो वो ऐसी जगहों में नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन हो, जैसे मान लो इंडस है, इंडस देखो आप कितना मतलब पानी है वहाँ पे, इतना पानी है कि आप उसके आसपास भी रहना नहीं चाहोगे, बिकॉज आपको डर लगेगा कहीं पानी में बह ना जाओ। वही गंगा है, गंगा में भी इतना पानी का समय लहर वगैरह होता है तो भी इंसान डर जाता है, इसलिए वहाँ रहना पसंद नहीं करता है। अब देखो साउथ में जो तमिलनाडु है वहाँ पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है यहाँ पे ज़मीन ख़त्म हो गई, यहाँ पे अलग पानी है, तो वो भी डरेगा। फिर वेस्टर्न घाट में भी आप देखोगे बहुत सारे घाट्स वगैरह थे, बहुत सारी ऊपर खाबर टेरेन थी, तो वहाँ पे भी रहना नहीं चाहेगा। बाकी हर जगह वो रह रहा था, बट इन जगहों को छोड़ के वो हर जगह रहता था, ठीक है। ह्यूमंस जो थे उस समय रहते थे वो होमो इरेक्टस थे, ठीक है, और वो बिलोंग करते थे नेग्रिटो रेस के थे वो, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि पैलियोलिथिक एज में या पैलियोलिथिक बेसिकली हाँ जो एज था वहाँ पे होमो इरेक्टस पाए जाते थे, तो आपको याद रखना है होमो, तो आपको पता चले कि आज भी हम जो है वो होमो सेपियंस है, तो होमो होमो आपको याद रहेगा, बट कन्फ्यूजन क्या होगी, इरेक्टस में होगी। तो याद रखना वहाँ के उस समय के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव थे, इरेक्टस मतलब रिएक्ट करने वाले, ठीक है, थोड़ा रिएक्ट इरेक्ट, ठीक है, रिएक्ट इरेक्ट, यहाँ से थोड़ा सा राइमिंग कर सकते हो। तो बहुत ही रिएक्टिव थे, रिएक्टिव क्यों थे, कुछ भी अगर हो जाए उनकी आंखें एकदम खुल जाती थी, बिकॉज वो ऐसे ही पर्टिकुलर टेरेन में रहते थे कि उनको डर लगता था कहीं पे कोई उनको आक्रमण ना कर दे, कोई और को उनको भाला ना फेंक दे, कोई जानवर ना आ जाए, क्योंकि वो प्रॉपर घर बना के तो रहते नहीं थे कि उनको अच्छे से प्रोटेक्शन वगैरह मिले, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते थे ताकि अपना जान बचा सके, ठीक है, रिएक्टिव नेचर के थे वो, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रेस के थे।
और वो जो है कोई डिफरेंट ही साइन लैंग्वेज यूज़ करते थे, क्योंकि हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट इतना मान के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ साइन लैंग्वेज से वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते होंगे। और नोमैडिक एग्जिस्टेंस था उनका, कि एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे खाने की तलाश में। एक जगह उनको खाना मिल गया, वहाँ पे खाना ख़त्म हुआ तो किसी और जगह चले गए। सीज़न टू सीज़न भी वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। कोई परमानेंट उनका रेजिडेंस नहीं था बेसिक। इसलिए आप देखने को मिलेगी कि पैलियोलिथिक एज जो है उसके जो लोग हैं आपको ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखने को मिल रहा है। कभी यहाँ पे जा रहे हैं, कभी यहाँ पे जा रहे हैं, कभी यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। एक जगह वो ठहरते नहीं थे, बिकॉज जैसे ही उस पर्टिकुलर एरिया का खाना ख़त्म हुआ दूसरी तरफ वो मूव कर जाते थे। बट कहाँ कहाँ नहीं गए वो, इंडस में पानी था नहीं गए, गंगा में पानी था नहीं गए, तमिलनाडु में डर था, यहाँ पे भी वेस्टर्न घाट में भी डर था, इसलिए वहाँ पे नहीं गए। नेक्स्ट हम देखें ह्यूमन एवोल्यूशन के स्टेजेस को अगर समझते हैं तो सबसे पहले है ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, देन होमो हैबिलस है, देन होमो इरेक्टस है, देन निएंडरथलीज है, देन होमो सेपियंस आज आपको हम दिखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है तो आपको अगर हम देखें पूरा वर्ल्ड मैप आपका, तो सबसे नीचे आपके कौन थे, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। देन आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका, इंडिया, सब आपस में पहले कनेक्टेड ही थे। तो आप यहाँ पे देखो सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से याद रहेगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर हम यहाँ पे आए थोड़ा सा यहाँ पे अरब वाले एरियाज़ में, तो हबीबी लोग ज़्यादातर हबीबी करते रहते, तो वहाँ से होमो हबीलस हो जाएगा। फिर आप देखोगे इंडिया में पैलियोलिथिक में आपको इरेक्टस देखने को मिलेंगे, कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के थे पैलियोलिथिक के लोग, तो होमो इरेक्टस आपको याद रहेगा। फिर थोड़ा सा और इवॉल्व हुए तो वो उनके अंदर का जो डर है, निएंडर डर, क्योंकि पहले वो इरेक्टस क्यों थे, रिएक्टिव क्यों थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि भाई ये जानवर मुझे ना मार दे, कोई मुझे भाला ना फेंक दे, कोई कुछ मुझे मार ना दे, इसलिए वो इरेक्टस यानी रिएक्टिव नेचर की थी। बट बाद में जो थोड़ा सा एडवांस हुए तो उनके अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो गया, तो निएंडर, ठीक है, याद रहेगा। देन बाद में तो लास्ट में अब हमारे होमोसेपियंस जो हम आजकल इतने एडवांस है वही आ गए, ठीक है। तो आई होप आपको क्रोनोलॉजी याद रहेगी। नीचे से ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत करो, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोपिथेकस गए, नेक्स्ट अरब से हबीबी लोग हबीबी करते हुए आ गए। फिर हम भारत में पैलियोलिथिक में एंटर कर गए, तो होमो इरेक्टस हमें दिख के, ये बहुत ज़्यादा डरते थे। फिर थोड़े एडवांस हुए, उन्हें डरना कम हो गया, तो निएंडरथलिस हो गया, देन आज हम होमो सेपियंस हैं। अब मेन चीज़ ये है कि ये जो पैलियोलिथिक एज के लोग हैं वो रहते कहाँ थे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओपन एयर में रहेंगे, कोई घर वर तो उनको बनाना कुछ आता नहीं है, तो ओपन हवा, खुली हवा के नीचे बैठे रहते थे। रिवर वैलीज़ जो होंगी वहाँ पे उनको एक अच्छा सा शेल्टर वगैरह मिल जाता है, केव्स वगैरह मिल जाती है, रॉक शेल्टर्स जो होंगे वहाँ पे ही रहते थे वो, ठीक है। और बेसिकली हंटिंग और गैदरिंग करते थे। किसी हंटर मतलब जानवरों को मारना, फूड वगैरह को गैदर करना, ठीक है, फिशेज़ वगैरह जो हो गई। नेक्स्ट ये है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए आपको दिमाग चाहिए, और इतनी एडवांस लेवल का कह सकते हैं उस समय के लोग नहीं थे पैलियोलिथिक के टाइम पे कि वो एग्रीकल्चर के बारे में जान पाए। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या पैलियोलिथिक के लोग एग्रीकल्चर के बारे में जानते थे, तो आंसर है सिंपली नो, नहीं जानते थे एग्रीकल्चर करना। हाउस बिल्डिंग करना जानते थे, नहीं जानते थे। अगर जानते होते तो किसी एक पर्टिकुलर जगह में रहते ना, पूरे भारत में अगर पैलियोलिथिक साइट मिली है, इट मीन्स वो ओपन एयर में रहते हैं, रिवर वैलीज़ में रहते हैं, तो हाउस बिल्डिंग करना जानते ही थे। पोट्री, मतलब ऑब्वियसली पोट्री की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी, जब आप अनाज वगैरह उगाओगे। उस समय लोग एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते, तो पोट्री का क्या ही करेंगे। मेटल के बारे में उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी। फायर के बारे में भी जो नॉलेज है उनको लेटर स्टेजेस में जो है कहीं ना कहीं मिली, इनिशियली तो उनके पास फायर की नॉलेज भी नहीं थी। आर्ट जो अपीयर हुए अपर पैलियोलिथिक में, यानी जो पैलियोलिथिक में आप देखोगे, पैलियोलिथिक को भी हिस्टोरियंस ने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अभी हम देखेंगे। एक आपका अर्ली पैलियोलिथिक है, देन आपका फिर आपका बेसिकली आएगा यहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक है, देन आपका लेट पैलियोलिथिक है। तो उसमें से अगर हम बात करें, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लेटर स्टेज है पैलियोलिथिक की, वहाँ पे जाके आर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीखा है उन्होंने। मान लो कोई आदि मानव था या फिर कोई वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने किसी जानवर को देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो वो क्या कर रहे हैं, कहीं पे रॉक में बैठ रहे हैं, उनका कुछ मतलब ऑब्वियसली आप एक रॉक के अंदर बैठे हुए हों और कुछ काम नहीं है, आप बोर हो रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसी रॉक के ऊपर का जो सरफेस होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ ड्राइंग बना दोगे। जो भी आपने देखी, आज आपने किसी हिरन को मारा तो हिरन बना दिया, आज आपने मान लो किसी चीज़ को मारा तो उसकी ड्राइंग बना दी। तो मतलब लेटर स्टेज में आप उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर किया होगा, ये आर्ट वगैरह, ठीक है। टूल्स के बारे में बात करें तो अनपॉलिश टूल थे ऑब्वियसली। इतनी फर्स्ट स्टेज पे आप पॉलिशिंग के साथ टूल बना दो, दिस इज़ हाईली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो उस समय कुछ रफ तरह के टूल्स ही बना पाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली नॉलेज नहीं थी।
अनड्रेस्ड होते थे, रफ स्टोन्स होते थे, उनको यूज़ करते थे। जैसे हैंड एक्सेस बना रहे हैं, क्लीवर्स है, चॉपर्स है, ब्लेड है, बुरिन्स हैं। और ये जो टूल्स होते थे वो बने हुए होते थे हार्ड रॉक के, यानी क्वार्ट्जाइट के, ठीक है। क्वार्ट्जाइट के, इसलिए वहाँ के लोगों को क्वार्ट्जाइट मैन ऑफ इंडिया भी बोलते थे, ठीक है। तो आप इसको याद रखने के लिए क्वार्ट्जाइट को आप ऐसा कर सकते हो कि उस टाइम के जो लोग हैं, यानी आदि मानव जो लोग, हम मैं उसको आदि मानव इसलिए बोलूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि आदि मानव मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनको, ठीक है। तो आदि मानव लोग जो हैं इतने इतने हार्ड रॉक को यूज़ करके, भले ही जैसा वैसा आड़ा तिरछा जो भी टूल बना रहे पर बना तो रहे ना, तो इतने बड़े बड़े हार्ड पत्थर, क्योंकि पहले के जो पत्थर थे इतने ज़्यादा हार्ड होते थे, ठीक है। आप उसको तोड़ रहे हो, उसको अलग ही आपको एनर्जी चाहिए बेसिकली उनको तोड़ने के लिए। भले ही आपके पास स्किल नहीं है फिनिश टूल बनाने के लिए, बट एनर्जी तो आपके पास खूब चाहिए ना उसको तोड़ने के लिए। बिना एनर्जी के आप कैसे इतने बड़े बड़े हार्ड रॉक को तोड़ के आप क्लीवर्स बना पाओगे। तो एनर्जी के लिए उनको क्या चाहिए होता था, ऑब्वियसली ठंड बहुत थी। अभी पैलिथिक के टाइम पे क्लाइमेट जो था काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि आप देखोगे न्यूलिथिक तक आते आते, मीज़ोलिथिक में न्यूलिथिक में आते आते थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वार्मर की तरह होगा, बट उससे पहले ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। अब देखो ठंड का माहौल भी है, आपके पास रहने के लिए बस रॉक वगैरह ही है। अब उन्हीं रॉक को, हार्ड रॉक को यूज़ करके आप कुछ टूल्स से बनाने हैं, तो आपको क्या चाहिए ठंड में, देखो आपको पता चलेगा वाइन वगैरह या क्वार्टर वगैरह लोग यूज़ करते हैं। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में देखोगे वो ये सब ड्रिंक वगैरह करते हैं ताकि अपने आप को वार्म कर सकें। तो ड्रिंक मतलब आप भी देखो, क्वार्टर भी एक छोटा सा होता है ना, आप समझते होंगे। तो वो एक क्वार्टर को पीते थे और उस क्वार्टर को पी के उनके अंदर एनर्जी आती थी, गर्मी पैदा होती थी, फिर वो रॉक को तोड़ते थे। तो ये जो क्वार्टर है मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप क्वार्ट्जाइट से कनेक्ट कर सको। तो क्वार्ट्जाइट मतलब क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्वार्ट्जाइट, ठीक है। तो इतना भी अगर आपको ध्यान में आएगा तो आप टिक कर लोगे, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन पे लिखा हुआ है कि क्वार्ट्जाइट बेसिकली कौन यूज़ करता था, तो बेसिकली आपको पहले थे कि लोग यूज़ करते थे हार्ड रॉक्स को तोड़ने के लिए, क्वार्ट्जाइट वाला जो पत्थर होता था उसको यूज़ करते थे वो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मैंने इमेजेस हैं यहाँ पे। हैंड एक्स है, स्क्रैपर है, चॉपर है, ग्रिंडर है, हमर है, एरो हेड्स है, फ्लेक्स है, बुरिन्स है। तो ये सब चीज़ें देखो, कोई भी चीज़ आपको इतनी फिनिश नहीं दिखेगी कि रफ टाइप का उनका चीज़ें था, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पैलिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अर्ली पैलिथिक एज जो कि 5 लाख BC से 50,000 BC थी। हैंड एक्स का यूज़ होते थे, चॉपर्स क्लीवर्स का यूज़ होते थे, और रफ स्टोन से बने हुए होते थे। इंपॉर्टेंट क्या है, लोकेशन, ठीक है। अब देखो पैलिथिक एज में जो भी आपका अर्ली है, ठीक है, मिडिल है, जो भी लेटर है, अब आपको यहाँ पे लोकेशंस एग्जामिनर पूछता है ताकि आपको टेस्ट करने के लिए, बिकॉज बहुत से लोग उसको स्किप कर देते हैं और मोस्टली याद ही नहीं हो पाती, तो हम इसको बहुत ही अच्छे से निमोनिक्स के फॉर्म में याद करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप मान लो आपका ये, आई होप आप सब ने पाला या गैलरी वगैरह सुना होगा, तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, 1 2 और ये आपका तीसरा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है, लेटर पॉइंट है। तो हम इस पैलिथिक एज को इस पाला से यानी इस गैलरी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं जो फर्स्ट स्टेज होती है इसको हम मान लेते हैं, हम बोलेंगे लोअर पैलिथिक, देन आपका ये मिडिल पैलिथिक है, देन आपका लेटर पैलिथिक है, ठीक है। अब जो है आपका है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। पाला का जो फर्स्ट स्टेज होता है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा होता है, एक यहाँ पे खड़ा होता है, एक यहाँ पे, 3 लोग चाहिए होते हैं इस पाले को खेलने के लिए। बिकॉज आप अगर बंदा यहाँ खड़ा होगा तो आपको अंदर नहीं जाने देगा, यहाँ चलेगा तो फिर एक बंदा यहाँ पे है वो आपको यहाँ नहीं जाने देगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो मान लेते हैं पैलिथिक मतलब पाला खेल रहे हैं हम। अब पाला खेलने के लिए आपको देखने को मिलेगा कौन कौन आया। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कौन सी पार्ट किस लोकेशन में है। अब देखो सोन वैली है। अब सोन वैली आपको कहाँ मिलेगी, पाकिस्तान में, ठीक है। इसको याद कैसे करना है कि पाकिस्तान के लोग जो है ना सोते नहीं हैं रात भर। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहता है कहीं कश्मीर से कोई आक्रमण ना कर दे, इंडिया के जो सोल्जर्स है वो आक्रमण ना करते, तो इसलिए वो सोते नहीं हैं। तो सोते लोग कौन नहीं है, पाकिस्तान के लोग नहीं सोते, तो इसलिए सोन वैली कहाँ पे आपको मिलेगी, पाकिस्तान में मिलेगी। देन कश्मीर तो हमारे पास है ही अपना। देन आपका थार डेजर्ट, नाम से पता चल रहा है राजस्थान में ही है। दिदवाना जो है राजस्थान में है, तो इसको याद करने का तरीका ये है, दिदवाना यानी मेरी दीदी जो है ना वहाँ पे रहती है जहाँ पे राजा लोग रहते हैं, ठीक है। तो दीदी कहाँ रहती हैं, जहाँ पे राजा रहते हैं। राजा मतलब राजस्थान हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है हिरन वैली, ठीक है, हिरन वैली।
तो हिरन वैली कहाँ पे, गुजरात में। तो गुजरात में हम जानते हैं इट इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लॉयंस आपको देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो मान लेते हैं उसी जैसे गिर फॉरेस्ट है आपका, मान लेते हैं उसी गिर फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे हिरन भी पाए जाते हैं। तो हिरन अगर आपसे पूछे कहाँ पाए जाते हैं तो गुजरात में। भीमबेटका तो आपको पता ही है एमपी में पाए जाते हैं। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो ऐसे ध्यान रख सकते हो भीम। भीम कौन थे, हमारे 5 पांडव में से एक पांडव जो थे भीम थे, बहुत ही ज़्यादा बलशाली थे, स्ट्रॉन्ग थे। तो इसलिए हमारे जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा भीम की तरह स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपको ध्यान में कनेक्ट रहेगा भीमबेटका कहाँ पे, एमपी में है। नेक्स्ट है बेलन वैली, यूपी में। अब देखो यूपी में हमारे हैं आपके योगी है सीएम, ठीक है। अब योगी कहते हैं हमेशा कि हमें कड़ा कानून बना के रखना है ताकि कोई भी बिगड़े ना। अब वो कहते हैं कि देखो बाकी लोगों को तो मैं गुंडे उंडे को तो मैं संभाल लूँगा, बट आपके घर में जो आपके बच्चे हैं वो बिगड़े ना। तो उन्होंने बोला है सही माताओं को कि आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे बिगड़े नहीं तो आप क्या करो माताओं, बेलन लेके खड़े रहो। अगर कोई भी बच्चा गलत काम करे तो बेलन से उनको मारो। तो बेलन से कौन मारता है, यूपी के लोग, यानी यूपी की जो माताएं होती हैं अपने बच्चों को बेलन से डरा के रखती है। तो बेलन वैली आप समझ जाओगे कहाँ पे, यूपी में। तो ये हमने समझ लिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम बस ये ध्यान में रखना है कि ये सारी साइड जो है ना लोअर पैलियोलिथिक की है। अब लोअर पैलियोलिथिक मान लेते हैं, ये हमने बोला कि दिस इज़ अ लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। ये लोअर पैलियोलिथिक है, ये मिडिल पैलियोलिथिक है, ये लेटर पैलियोलिथिक है, ठीक है। अब मान लो पाला खेल रहे हैं हम, ठीक है। अब इस लाइन की हम बात करते हैं तो पहला है आपका सोन वैली, ठीक है। तो यानी कि पाकिस्तान के लोग जो है रात भर सोए नहीं हैं, इसलिए जो फर्स्ट स्टेज है ना उसको भी पार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेज मतलब वो पाला का मतलब यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है वो उनको जाने नहीं दे रहा है। क्यों, बिकॉज वो इतने एक्टिव नहीं है, सोए नहीं है पाकिस्तान के लोग, इसलिए उनको जाने नहीं दे रहा। नेक्स्ट है कश्मीर। अब जो कश्मीर के लोग जो है ऑब्वियसली बर्फ़ में रहते हैं, उन्होंने आज तक कभी क्योंकि जो पाला है आपको प्लेन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे खेलते हैं। तो कश्मीर के लोग बर्फ़ में रहते हैं तो उनको कभी पता ही नहीं पाला क्या होता है, इसलिए वो भी फर्स्ट स्टेज जो है पार नहीं कर पा रहे हैं। तो भी भारी खड़े हैं, यानी लोअर पैलियोलिथिक में ये खड़े हो रखे हैं। नेक्स्ट थार डेजर्ट, राजस्थान का जो थार डेजर्ट है यानी पूरा रेती रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने पाला खेलना सीखा नहीं, इसलिए वो भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। दिदवाना, अब जो दीदी है मेरी उनको तो पाला खेलना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए वो भी क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट है हिरन वैली, ठीक है, गुजरात में हिरन, यानी हिरन्स जो हैं वो बेसिकली एनिमल्स हैं। अब पाले के अंदर अगर कोई एनिमल घुस जाएगा तो खेलने नहीं देगा किसी को भी, तो इसलिए हमने हिरन को रोक के रखा हुआ है कि भाई तू भारी रहे, हम तुझे अंदर नहीं आने देंगे। नेक्स्ट है भीमबेटका, एमपी जो है ना, एमपी भले ही बहुत ज़्यादा भीम हो बट पाला खेलना तो भाई उनको भी नहीं आता, तो इसलिए वो भी बाहर खड़े हैं। नेक्स्ट है जितनी भी यूपी की जो मम्मियाँ हैं जो बेलन लेके बाहर खड़ी हुई हैं, तो बच्चे उनको घुसने नहीं दे रहे कि मम्मी आप अगर आप घुस जाओगे तो आप हमें खेलने नहीं दोगे, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है पाले के बाहर ही खड़े हैं, मतलब लोअर पैलियोलिथिक में खड़े हैं। तो इट मीन्स अगर आपको ऑप्शन आता है तो आप इस पाले के थ्रू समझ पाओगे कि ये सब लोअर पैलियोलिथिक का ही पार्ट है, ठीक है। अभी मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ना, तब आपको समझ में आएगा निमोनिक्स का क्या रोल होता है। बिकॉज इतनी सारी चीज़ें आप रटोगे तो एग्ज़ाम में हाईली चांसेस है कि आप गलत ही करो आंसर को। पर जब आप एक स्टोरी के फॉर्म में याद करते हो ना तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है और रिटेन रहती है आपके माइंड में। नेक्स्ट है मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें, 3,85,000 से लेके 40,000 BC के बीच में हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो टूल्स थे वो स्क्रैपर एंड बोरेंस थे, थोड़े से स्मॉल अब होने लग गए थे टूल्स यहाँ पे, ज़्यादा भी अच्छी क्वालिटी का नहीं कह सकते बिकॉज पैलियोलिथिक एज ही चल रही है अभी, पर थोड़े से स्मॉल हो गए थे। यूज़ ऑफ हैंड एक्सेस का थोड़ा सा कम हो गया था। और ये जो पर्टिकुलर मिडिल पैलियोलिथिक है वो 1960 में फाउंड आउट करिए किसके, HD सनकालिया ने, एंड इसको उसने नेवासा इंडस्ट्री बोली है। अब ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद करने का तरीका ये है, मान लेते हैं ये जो पाला है उसका मिडिल पोर्शन है, ठीक है। अब ये मिडिल वाला पोर्शन की जो हम बात कर रहे हैं उसकी, अब इस मिडिल पोर्शन से आगे जो है आलिया, जो कि आलिया भट्ट है, वो ना बढ़ नहीं पा रही। वो कह रही अरे यार मैं ना बहुत ना सनक गई हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बहुत सनक गई हूँ, मैं क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसको लग रहा है कि अरे यार मैं क्रॉस नहीं कर पाऊँगी तो फिर लोग मुझे समझेंगे कि मुझे आता नहीं है, तो वो बहाना बना रही है कि अरे यार पता है मेरी ना न्यू इंडस्ट्री मेरी खुली हुई है और मुझे ज़रा काम है तो मुझे वहाँ जाना है। तो न्यू मतलब नव मतलब न्यू होता है, तो नवासा से याद रखो कि न्यू इंडस्ट्री और नवासा, ठीक है। तो सनक गई आलिया मतलब HD सनकालिया, तो यहाँ से आप उसको कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है लोकेशन,
यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा सोन वैली। ऑब्वियसली अगर मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया में पैलियोलिथिक साइट है तो लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक में इतना डिफरेंस तो होगा नहीं कि यहाँ पे अगर पहले सोन वैली में पैलियोलिथिक थी, लोअर वाली और मिडिल में नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली थोड़ा तो टाइम तक वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी ना, इसलिए सोन वैली आपको मिडिल में भी दिखने को मिलेगी। देन सनगांव केव पाकिस्तान की, ठीक है, यहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक का पार्ट है। देन कोटवर प्लेटू है जो कि इंडस और झेलम के बीच में है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा वैली आपको देखने को मिलेगा। देन तुंगभद्रा वैली है। तो ये तो आपको पता चल गया कि सोन वैली आपके पाकिस्तान में है। देन सनगांव केव पाकिस्तान में। देखो पाकिस्तान के जो सन है ना, मतलब बेटे जो है ना, हमेशा घाव लेके आते रहते हैं। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान क्या करता है, जितने भी घरों में जितने भी बेटे हैं उन सबको अपनी आर्मी में लेके आता है और इंडिया की तरफ उनको कहीं ना कहीं लड़ने के लिए भेज देता है। क्योंकि इंडिया तो भाई सब इंडिया के सोल्जर्स है पावरफुल, आप उनसे लड़ नहीं सकते, तो इसलिए उनके बेटे लोग जीत नहीं पाते, तो उनके सन को जो है घाव हो जाते हैं, मतलब ना चोटें लग जाती हैं। तो ऐसा तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो कि किन के सन को घाव होते हैं, पाकिस्तान के, ठीक है। देन आपको ध्यान में रखना है पोटवार प्लेट्यू। अब देखो पोटवार जो है, मेरी एक फ्रेंड है पटवार, ठीक है, पटवाल नाम की एक फ्रेंड है, उससे ये कनेक्ट आप कर सकते हो, पोटवार या फिर पटवाल, ठीक है। अब वो जो है वो बेसिकली पाला खेल रही है। अब हमेशा उसका ये कंप्लेंट है कि ये जो दो लोग हैं ना, वो मुझे मतलब बहुत, मैं इनको झेल नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे आगे आगे बढ़ने नहीं देते पाले में, ठीक है। मान लो ये पाला है तो एक जना यहाँ पे खड़ा रहेगा, एक यहाँ पे, और एक तीसरा जना यहाँ पे खड़ा रहता है। तो कहते हैं कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि मैं फर्स्ट स्टेज तो क्रॉस कर जाती हूँ, जब मैं मिडिल में होती हूँ, यानी मिडिल पैलियोलिथिक में होती हूँ, यानी मिडिल वाले पाले में होती हूँ, तो ये वाला जो ये दोनों लोग हैं ना, ये मुझे मतलब ना ही यहाँ जाने देते हैं, ना ही मुझे यहाँ पे जाने देते हैं, ना मैं इससे निकल सकती हूँ, तो मैं निकलूँ कैसे, बाहर कैसे निकलूँ। तो कह रही हूँ इन दोनों को झेलना ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। देन नर्मदा वैली आपको पता ही है, तुंगभद्रा आपको पता ही है। अब आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि ये सारी साइड्स जो है मिडिल पैलियोलिथिक की है। तो जैसे कि हमने देखा ये हमारा पाला है, उस पाले के बाहर आपका यहाँ पे सोन वैली थे। जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान के लोग सोए नहीं है, इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। मान लेते हैं इनके थोड़ा सा इनके पास एनर्जी आई, वो किस तरीके से क्रॉस कर गई। यानी लोअर पैलियोलिथिक में तो थे, अब मिडिल पैलियोलिथिक में भी चले गए, मिडिल ऑफ पाला में भी चले गए, ठीक है। तो याद रखोगे। दूसरा है पाकिस्तान के जो बेटे हैं जिन्हें घाव लगे हुए हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा किसी तरीके से पाला, मतलब फर्स्ट लेवल उन्होंने क्रॉस किया बट सेकंड लेवल पे चले गए, थोड़ा बहुत घाव उनको लगे हैं खेलते वक्त, बट उनके सन ने भी क्रॉस कर लिया है। देन आपकी जो पटवाल है फ्रेंड, उसने भी क्रॉस कर लिया, बट वो दोनों को झेल रही हैं। नेक्स्ट है नर्मदा। नर्मदा को याद करने का तरीका ये है कि ना ही ये नर है और ना ही ये मादा है, ठीक है। तो यानी कि पाला को क्रॉस करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा नर और थोड़ा थोड़ा मादा बन के रहना पड़ेगा, तभी आप इसको क्रॉस कर पाओगे, वरना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा, ठीक है। अब तुंगभद्रा नाम की जो लड़की है वो कह रही है कि देखो भाई, टेंशन लूँगी तो मैं क्रॉस नहीं कर पाऊँगी, तो इन्जॉय करते हुए करते ना, तो तुंग लग लग करके डांस कर करके वो भद्रा नाम की जो लड़की है वो किसी तरीके से लोअर पैलियोलिथिक से, यानी जो पहला पार्ट था उसे क्रॉस करके बीच में घुस गई, यानी मिडिल पैलियोलिथिक में आ गई है वो, ठीक है। याद रखना लोअर पैलियोलिथिक में तुंगभद्रा नहीं थी, सीधा आपको मिडिल पैलियोलिथिक में देखने को मिलेगी। तो एक तरह से हमने एक शॉर्ट स्टोरी के मतलब फॉर्म में इसको समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लेटर अपर पैलियोलिथिक, लेटर भी कह सकते हो या फिर अपर पैलियोलिथिक बोल सकते हो। ये आपको 40,000 BC से 10,000 BC के टाइम पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़े बहुत टूल्स जो थे इनोवेटिव होते जा रहे थे। पहला साइड आपको दिखेगी ब्लेड। नॉर्मल क्या होता था, जब वो ब्लेड बनाते तो एक ही साइड में धार होती थी, और वो दोनों साइड में धार लगाना सीख गए थे। बोन के टूल्स मिलेंगे, यानी हड्डियों के भी उन्होंने टूल्स बनाने शुरू कर गए थे। तो हड्डियाँ किसकी होंगी, ऑब्वियसली एनिमल्स जो मर जाते होंगे उनको भी, उनकी बोन्स को वो यूज़ करते थे टूल्स की तरह। लोकेशन देखोगे तो आंध्रा में भी आपको देखने को मिली अपर पैलियोलिथिक का, कर्नाटका, महाराष्ट्र है, MP है, UP है, छोटा नागपुर है। अब आपको ध्यान में रखना है अपर पैलियोलिथिक, मतलब ये जो पाला है उसका जो लास्ट वाला जो फेज़ होता है ना, वो वाला है। अब हमें लास्ट वाले फेज़ से किस किस को क्रॉस होने दे रहे हैं। तो मान लेते हैं मेरी एक फ्रेंड है, थोड़ी सी मतलब ब्लाइंड है, उसे दिखता नहीं है, कम दिखता है, तो हमें थोड़ी दया आ रही है, वो कहती है यार मुझे क्रॉस करने दो ना, जीतने दो। तो हम बोलते चलो ठीक है तुम निकल जाओ पाला से। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका मतलब नाटक कर रही है, ठीक है। तो एक मेरी फ्रेंड है बहुत ज़्यादा नाटक करती है कि यार प्लीज़ मुझे करने दो। हमने कहा ठीक है तो नाटक मत कर, तो भी पास कर जा, पर पैलियोलिथिक में चले जा। देन महाराष्ट्र मतलब महाराजा लोग भी पाला खेल रहे हैं, ठीक है। महाराजा लोग कह रहे हैं यार हमारी
थोड़ा शान ख़राब हो जाएगी अगर हम पाले में हार गए, तो हमें भी निकलने दो, तो हम उसको भी निकलने दे रहे हैं। नेक्स्ट है एमपी तो बाप रे होते ही हैं इतने स्ट्रॉन्ग है, तो कहते हैं तो हमें भी निकलने दो। फिर हमने यूपी में जो मदर्स थी जो बेलन लेके खेल रही थी, हमने उनको भी निकलने दिया। देन छोटा नागपुर यानी छोटा सा हम देख रहे थे जहाँ पे हम पाला खेल रहे हैं वहाँ पे एक छोटा सा नाग जो है वो भी कहीं ना कहीं घुस गया है। तो हमने कहा बाप रे, इसको तो बाहर निकलने दो पाले से, यानी अपर पैलेटिक में जाने दो, ताकि ये किसी को काटे नहीं। तो आपको ध्यान में रखेगा इस पर्टिकुलर स्टोरी से कि ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है कहाँ पे है, अपर पैलेटिक में, ठीक है। यानी हमने ब्लाइंड पर्सन को भी जाने दिया, नाटक जो कर रहा था उसको भी जाने दिया, महाराजा लोगों को भी जाने दिया, एमपी लोगों को भी जाने दिया, यूपी की मदर्स को भी जो बेलन लेके आए उनको भी जाने दिया, छोटा नागपुर जो थे उनको भी, छोटा सा नाग जो था उसको भी जाने दिया, ठीक है। अब मेन चीज़ है बोन के टूल्स हमें कहाँ मिले हैं, ठीक है। इससे पहले तो हम स्टोन के टूल्स से ही बना के काम कर रहे थे वो लोग, बट अब हड्डियों के जो टूल्स थे वो भी बनाना शुरू कर दिया था। वो हमें 2 जगह से मिले, कुरनूल की केव से और एक चिंतामणि से, ठीक है। ये दोनों जगह आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है जिसको दिखता नहीं है, जिसको हमने क्रॉस करने को दिया है कि भाई तुम जाओ और जो भी अपर पैलेटिक है इसको तुम, यानी जो पाला है उसको तुम क्रॉस कर लो। अब वो जो लड़की है वो कुरकुरे खाना पसंद करती है, वो भी नून में, नून मतलब आफ्टरनून, मतलब दिन के टाइम पे उसको कुरकुरे चाहिए तो चाहिए, ठीक है। वो कहती है अब मैं जीत गई हूँ तो मैं क्यों ना, मैं तो कुरकुरे देखो खाती हूँ, तुमने मुझे जिता दिया, अब मैं तुम्हें भी कुरकुरे खिलाती हूँ दिन में, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि कुरनूल केव्स आपके कहाँ पे, आंध्रा से है, ठीक है। यानी वो लड़की जो आंधा मतलब ब्लाइंड है, अंधी है, एंड उसको जो है कुरकुरे खाने पसंद है, नो यानी दिन के टाइम पे, तो सबको कहती है मैं तुम्हें भी खिलाती हूँ। फिर लोग कह रहे हैं हम तो इतने सारे हैं, कौन पैसा देगा, कौन पैसा देगा। तो वो लड़की कहती है अरे यार तुम चिंता मत करो ना मनी की, ठीक है। चिंता मनी मतलब चिंता मत करो मनी की, मैं पैसा दे दूँगी ना, बस तुम खाओ, ठीक है। वो लड़की इतनी अच्छी है कि उसने सबको खिलाया। तो ये एक तरह से आपको ध्यान रखना है बोन टूल्स की ये लोकेशंस है। कुरनूल केव्स आपके आंध्र में है, चिंतामणि जो है आपकी आंध्र में है। देन होमोसेपियन फर्स्ट अपीयर्ड एट द एंड ऑफ दिस, यानी इस पैलियोलिथिक के एंड में आपको देखने को मिलेगा होमोसेपियंस, आपको थोड़े बहुत दिखे हैं यहाँ पे। दिस वॉज लास्ट फेज था प्लेस्टोसिन एज का, एंड इसके बाद आप देखोगे क्लाइमेट थोड़ा थोड़ा वार्म होना शुरू हो गया था, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अगर आप पाला खेलोगे, फर्स्ट स्टेज आपने क्रॉस करी है, सेकंड स्टेज भी क्रॉस करी, थर्ड स्टेज भी आपने क्रॉस करी, तो खेलते खेलते आपकी बॉडी में गर्मी पैदा होने लग जाएगी यार। अब गर्मी भी खेलने से गर्मी होती है ना, उस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक में, मिडिल पैलियोलिथिक में, जो लेटर पैलियोलिथिक को आपने क्रॉस कर लिया, इट मीन्स अब वार्मर, अब क्लाइमेट जो है बेसिकली वार्म होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैलियोलिथिक को फिनिश कर लिया है। उसके बाद हम मेसोलिथिक और न्यूलिथिक कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको इस निमोनिक से थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, हिस्ट्री इतनी बोरिंग नहीं लगी होगी, अदरवाइज अगर हम बिना उसके करते तो बहुत बोरिंग हो जाता है ये, ठीक है। सो आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा। अब आपका लास्ट में काम ये है कि जैसे ये वीडियो फिनिश हो जाए तो आप क्या करना है, एक 4 साइज शीट लेना, ठीक है। अभी जो भी चीज़ आपने पढ़ी हुई है उसको रिकॉल करने की कोशिश करना कि सबसे पहले हमने शुरुआत करी हिस्ट्री से, ठीक है। हिस्ट्री में हमने देखा कि 3 तरह की है, प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है, देन हिस्ट्री है। उसके बाद हमने सोर्सेज को देखा, लिटरेरी सोर्सेज है, देन रिलीजियस हम लिटरेचर देखे, सेक्युलर लिटरेचर देखा, फिर हमने कुछ आर्कोलॉजिकल चीज़ें देखी हैं, एंड कॉइन्स देखा है, प्रशस्तीज देखी हैं, देन हमने कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स को देखा है। फिर हम 3 स्टोन को 3 स्टेजेस में हमने डिवाइड करी हैं, उसमें से सिर्फ आज हमने पैलियोलिथिक को देखा है, पैलियोलिथिक को 3 स्टेज में डिवाइड करी, तीनों की लोकेशंस देखा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, A4 शीट्स में एक रफ वर्क करना है, जितना चीज़ें याद आ रही हैं आप उससे रिकॉल करो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप ये पॉइंट में भूल रहे तब जाके आप उस पर्टिकुलर वीडियो को दोबारा देखो, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। बिकॉज हिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक कि आप जितनी बार इसको रिविजन करेंगे, रिविजन पे रिविजन करते जाएंगे, उतना ही आपका ये बहुत ज़्यादा रिफाइन होता रहेगा, ठीक है। सो आई होप आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।